यार मुझे नहीं रहना इस जगह। कैसी अजीब जगह है ये। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे कहाँ फंसा दिया। मन तो करता है कि इस जंगल में भाग जाऊं। राज ने अपनी स्कूल लाइफ से परेशान होकर खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा। राज की जिंदगी ऋषिकेश में अच्छी खासी कट रही थी, लेकिन उसे जबरदस्ती देहरादून भेज दिया गया। देहरादून का सेंट सेबेस्टियन एक बोर्डिंग स्कूल था, एक बड़ा कैंपस जहां बच्चों के रहने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था थी। लेकिन राज को ये जगह एक आग नहीं भा रही थी। हमेशा अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए राज जंगल की तरफ देखा करता था। उसका मन करता था कि इस स्कूल से अच्छा तो ये जंगल है, किसी दिन भागकर वहीं चला जाऊं। लेकिन डरपोक होने के कारण राज कभी ऐसा नहीं कर पाया। अपनी जिंदगी के पिछले 18 सालों में ना तो राज अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरा उतर पाया, ना ही स्कूल में किसी को अपना खास दोस्त बना पाया। उसके घर वाले हमेशा से ही उससे और नंबर लाने की मांग करते रहे, लेकिन राज कभी भी उन्हें खुश करने लायक नंबर नहीं ला पाया। अरे बेटा, हम तेरी भलाई के लिए तो कह रहे हैं, राज की मम्मी ने कहा। राज के मम्मी पापा को लगा कि शायद घर पर रहकर राज को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए उन्होंने उसका नाम देहरादून के बोर्डिंग स्कूल में लिखवा दिया था। नहीं नहीं मम्मी, मैं आपको इस बार परेशान नहीं करूंगा, बस आप मुझे अपने आप से दूर मत करो। नहीं पापा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, नहीं। राज की नींद टूटी और वो चिल्लाता हुआ उठा। राज पसीने में तरबतर हो चुका था। उसने टाइम देखा, रात के 3 बज रहे थे। अक्सर राज को इस तरह के सपने आते रहते थे। राज ने खिड़की के बाहर झांका। बाहर से जानवरों की आवाजें आ रही थी, तो राज डर कर वापस सो गया। इस साल 12वीं की परीक्षा के लिए राज शुरुआत से मेहनत करने में लगा हुआ है। अभी साल शुरू ही हुआ है, लेकिन राज ने पहले दिन से तैयारी शुरू कर दी थी। क्लास के सभी बच्चे राज को पढ़ाकू कीड़ा बुलाते थे। हालांकि राज को इन सब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। मुझे इस जगह और यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा है और मैं बस यही काम करूँगा। राज ने सेंट सेबेस्टियन आते ही अपने मन में ऐसा ठान लिया था। शुरुआत के करीब 1 महीने तो राज सर झुकाकर क्लास में घुसता और ऐसे ही बाहर निकल जाता। उसने क्लास के लोगों से नजर मिलाना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन क्लास में घुसने पर उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। उसने सर ऊपर करके देखा तो एक सुंदर सी लड़की दूर एक बेंच के पास खड़ी होकर अपने दोस्तों से बातें कर रही थी। उसके दोस्त उसे रिया नाम से बुला रहे थे। ये पहली बार था जब राज ने रिया को देखा था। राज को पहली बार पढ़ाई और वीडियो गेम के अलावा कुछ और पसंद आया था। राज को अपने अंदर बिल्कुल पिक्चरों की तरह हवाएं चलती हुई महसूस होने लगी थी। राज अभी रिया को देख ही रहा था कि तभी, ओए पढ़ाकू, चल बाजू हट, मेरी गर्लफ्रेंड को क्या घूर रहा है? राज को पीछे से किसी ने चपत लगाई और कहा। राज ने पीछे मुड़कर देखा तो रैम्बो खड़ा था और उसके साथ उसके सारे चमचे मौजूद थे। राज को रैम्बो की तरह लफंगे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसका तो मन करता था कि किसी दिन रैम्बो को पकड़कर अच्छा मजा चखा दे, लेकिन राज इतना दुबला पतला था कि रैम्बो उसे बगल में दबाकर पटक देता। दूसरी बात, रैम्बो स्कूल के प्रिंसिपल का लड़का था और रैम्बो से उलझने का मतलब स्कूल से बाहर निकाले जाना था। रैम्बो और उसके दोस्त ही वो लोग थे जो आए दिन राज को क्लास में या बाहर बुली किया करते थे। उन्होंने ही राज का नाम पढ़ाकू रखा था। एक दिन रिया को रैम्बो के गले लगते देख राज का खून खौल उठा। क्लास के बाद वो अपने कमरे में काफी गुस्से के साथ घुसा, लेकिन कपड़े बदलकर जैसे ही उसने रिया के बारे में सोचा, उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। राज को लग रहा था जैसे उसे पहली नजर का प्यार हो गया था। वो हर समय बस रिया और रिया के बारे में ही सोचता रहता था। उसे रिया जहाँ भी दिखती थी उसके पीछे पीछे आवारा पंछी की तरह बस चला जाता था। रिया को भी राज की ये हरकत समझ आने लगी थी। उसने 1-2 बार राज को धमकाते हुए कहा, सुन बच्चू, अपनी हद में रह। अगर मेरे बॉयफ्रेंड को भनक लग गई ना कि तू मेरा पीछा कर रहा है तो वो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा। इसलिए तेरे लिए अच्छा होगा कि तू मेरे आसपास भी ना भटक। रिया राज को धमकाकर चली गई। राज अपने रूम में वापस आ गया। राज के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए कुछ दिन वो भी रिया को भूलकर पढ़ाई करने में लगना चाहता था। लेकिन उसके पहले राज को लगा जैसे उसे अपने प्यार का इजहार रिया से कर देना चाहिए। राज अपने सपनों के आसमान में गोते लगा ही रहा था कि तभी उसका रूममेट अंदर आया। और आशिक, कल तो तेरी रिया का बर्थडे है, क्या प्लान है तेरा कल का? तू उसे बर्थडे पर क्या देने वाला है?
राज के रूममेट रोहन ने राज को चिढ़ाते हुए कहा। रिया के बर्थडे की बात सुनकर राज को मौका मिल गया। उसने रिया के बर्थडे के दिन ही अपने प्यार का इजहार उसके सामने करने का मन बना लिया। अगली सुबह खिली हुई धूप निकली थी, चारों तरफ रौनक छाई हुई थी। अच्छे से नहाकर और परफ्यूम लगाकर राज रिया को प्रपोज करने की तैयारी में निकल गया। बगीचे के सामने से गुजरते हुए राज को गुलाब के फूल दिखे। उसने सोचा कि खाली हाथ इजहार करने से अच्छा है कि एक गुलाब देकर प्रपोज किया जाए। राज ने बगीचे से एक गुलाब तोड़ लिया। राज गाना गाते हुए रिया के पास पहुंचा और रिया को बर्थडे विश करने के साथ साथ राज ने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन आगे जो हुआ वो राज ने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुलाब देने की? मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुकी हूँ कि मुझसे दूर रहो, लेकिन तुम्हारी अकल तो घास चढ़ने गई है। देखना आज तो तुम्हारी खैर नहीं। रिया ने गुलाब राज के हाथ से छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े करके हवा में उछाल दिए। फिर रिया दौड़कर रेम्बो के पास गई और उसको सारी बात बता दी। रेम्बो अपनी पूरी पलटन लेकर गुस्से से आग बबूला होकर राज को ढूंढने लगा। हालांकि उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। राज उस बगीचे में ही बैठा हुआ मिला। बगीचे में और भी बच्चे बैठे हुए थे, इसीलिए रेम्बो को राज की धुलाई करने और उसकी बेइज्जती करने का इससे अच्छा मौका नहीं दिख रहा था। राज एक पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठ गया था। उसे रिया के जवाब से गहरा सदमा लगा था। अभी राज एक सदमे से उभर ही नहीं पाया था, तभी उसे रेम्बो की आवाज सुनाई दी। अबे पड़ाकू, बड़ी आशिकी सूझ रही है तुझे? रेम्बो ने गुस्से में कहा और राज की तरफ बढ़ने लगा। राज अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो समझ चुका था कि आज उसकी हालत खराब होने वाली है। उसके पैर अपनी जगह पर जम चुके थे। तभी रेम्बो ने अपने चमचों से गुलाब के फूल लाने को कहा और राज को पकड़ लिया। रेम्बो और उसके साथियों ने पहले तो राज को बहुत पीटा और फिर उसके कपड़े फाड़कर उसके ऊपर गुलाब के फूल डाल दिए। वहाँ मौजूद सभी लोग राज की हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगे। रेम्बो ने सबके सामने राज की बेइज्जती करके रिया का बदला ले लिया था। राज अभी तक तो बस दुखी ही था, लेकिन अब सबके सामने शर्मिंदा भी होना पड़ा था। अभी तक राज का सिर्फ दिल दुख रहा था, लेकिन अब पिटाई के बाद राज के हर अंग में दर्द हो रहा था। आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने तो बस रिया को अपनी फीलिंग्स बताई थी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राज ऐसा सोचते हुए रोते रोते अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात देहरादून में जोरों की बारिश हुई। बारिश की बूंदों के साथ साथ राज के आंसू भी लगातार बहते गए। राज अपने बिस्तर पर बैठकर लगातार रोता रहा, लेकिन बिजली की हर कड़क के साथ राज का गुस्सा रेम्बो के लिए बढ़ता गया। राज ने भी रेम्बो को मजा चखाने का मन बना लिया। राज के पापा एक डॉक्टर थे और राज को डाइजेशन की प्रॉब्लम भी थी। उसके पापा ने राज को एक दवाई दी थी जिससे उसका डाइजेशन ठीक रहता था, लेकिन उन्होंने राज को ये भी बताया था कि इस दवाई को कभी भी ज्यादा मात्रा में लेने से पेट बुरी तरह खराब हो सकता है। राज के दिमाग की बत्ती जली। ये दवाई ही रेम्बो से बदला लेने का सबसे बढ़िया तरीका था। राज ने रात में ही अपना ड्रॉर खोला और दवाई की शीशी अपने बैग में डाल ली। अब मैं उस रेम्बो के बच्चे को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मुझसे पंगा लेने का हर्जाना उसे भुगतना ही होगा, राज ने सिसकते हुए धीमे से कहा और सो गया। अगले दिन राज लंच के दौरान मेस में गया। रेम्बो वहाँ पहले से था। रेम्बो अपने खाने की प्लेट लगा ही रहा था, तभी रिया ने उसे पीछे से आवाज लगा दी। रेम्बो रिया से मिलने चला गया। राज को दवाई मिलाने का यही अच्छा मौका लगा। राज अपनी प्लेट लेकर खाना लेने के लिए गया और चुपके से रेम्बो की दाल में दवाई डालने लगा, लेकिन जल्दबाजी में उससे दवाई की पूरी शीशी दाल में गिर गई। ओह शिट, ये तो बहुत ज्यादा दवाई चली गई। खैर अच्छा ही है, इस रेम्बो को जिंदगी भर के लिए सबक मिल जाएगा कि मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। राज ने सोचा और चुपचाप वहाँ से जाकर एक टेबल पर बैठ गया। आज भी मेस में मौजूद सभी लोग राज को देखकर हंस रहे थे, लेकिन राज भी धीमे धीमे से मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब रेम्बो का मजाक उड़ने का वक्त आ चुका था। रेम्बो ने अपनी प्लेट उठाई और रिया के पास जाकर बैठ गया। रेम्बो की आदत थी कि वो खाना खाने से पहले उसे सूंघ कर देखता था। उसने सबसे पहले दाल की कटोरी उठाई और उसे सूंघा। दाल को सूंघकर रेम्बो का मूड खराब हो गया। उसने हंगामा शुरू कर दिया और मेस में खाना बनाने वाले को बुलाया। ये क्या खाना बना दिया? इसे दाल कहते? मेरे घर के कुत्ते भी ऐसी दाल नहीं खाते। ये दाल तो तुम्हें ही मुबारक। रेम्बो ने दाल की कटोरी को वापस बर्तन में डाल दिया। जैसे ही राज ने ये देखा, उसके होश उड़ गए।
रैम्बो से बदला लेने के चक्कर में उसने कितना बड़ा कांड कर दिया था, इसका अंदाजा उसे लग गया था, क्योंकि अभी खाना खाने के लिए आधी स्कूल बाकी थी। अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में खबर पहुंची कि आधी स्कूल का पेट खराब हो गया था, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। राज को भी ये खबर मिल गई थी, यहाँ तक कि उसका रूममेट भी इसका शिकार बन चुका था। उस दिन प्रिंसिपल ने असेंबली में सभी बच्चों को बुलाया। हमारे स्कूल में कल का खाना खाने से आधे लोगों का पेट खराब है। अभी हमें इस बात का पता नहीं है कि ये किसकी गलती से हुआ है, इसीलिए हमने मैथ्स की सीसीटीवी मंगाई है। 2-3 दिन में हमारे पास सीसीटीवी आ जाएगी, जिसके कारण भी ये हुआ होगा उसे इस स्कूल से तुरंत ही निकाल दिया जाएगा। प्रिंसिपल ने बहुत गुस्से में बच्चों को देखकर कहा। राज ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पैतरा उसी पर भारी पड़ जाएगा। जैसे ही असेंबली खत्म हुई, राज दौड़कर अपने कमरे में आया। वो बिल्कुल पसीना पसीना हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे बचेगा। क्यों ना मैं जंगल की तरफ भाग जाऊं। राज ने खिड़की से बाहर जंगल की तरफ देखते हुए धीमे से कहा। उसके बाद जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर राज जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे शाम ढलती गई, जंगल का माहौल और खतरनाक होता गया। चारों तरफ जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। अब राज को जंगल में आने का पछतावा होने लगा, लेकिन वो काफी अंदर तक आ चुका था। यार, लगता है कि मैंने यहाँ आकर गलती कर दी। ये जगह कितनी भयानक है। ऐसा सोचकर राज ने वापस लौटना शुरू किया। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर की आंखें दिखाई दी। राज अपनी जगह पर पुतले की तरह जम गया। राज ने धीरे से अपने पैर पीछे किए और उल्टे पैर भागने को तैयार हुआ, लेकिन तभी उसका पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ा और आवाज सुनकर वो जानवर झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। डर के मारे राज नीचे गिर गया और घिसटते हुए पीछे की तरफ बढ़ने लगा। उसके सामने एक लंबा चौड़ा भेड़िया खड़ा था। भेड़िया दबे कदमों से अपने शिकार यानी कि राज की तरफ बढ़ रहा था और राज धीरे धीरे अपनी जान की खैर मनाता हुआ पीछे खिसक रहा था। पिछले कुछ दिन से राज की किस्मत काफी बुरी चल रही थी और आज तो मौत उसके सामने खड़ी थी। तभी राज का हाथ किसी चीज पर पड़ा और उतने में ही भेड़िया उसके ऊपर कूद पड़ा। मौत को अपनी तरफ बढ़ता देखकर राज की चीख निकल गई। भेड़िए के इस हमले से क्या राज खुद को बचा पाएगा? जैसे ही भेड़िया राज के ऊपर कूदा, राज की चीख निकल गई और तभी उसका हाथ किसी चीज पर पड़ा। हड़बड़ी में बिना सोचे समझे राज ने वो चीज उठाकर भेड़िए के सामने कर दी। तभी उस चीज से अजीब सी रोशनी निकली और भेड़िया दूर जाकर गिर गया। भेड़िए ने जैसे ही राज के हाथ में एक अजीब सी चीज देखी तो वो दुम दबाकर भाग निकला। ये तो किसी तरह की डिवाइस लग रही है, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। आखिर ये किसकी होगी? खैर, कुछ भी हो, आज इसने मेरी जान बचा ली। इसमें कुछ तो बात है। रूम पे ले जाकर इसे अच्छे से देखता हूँ, इसके पहले कि कोई और जानवर आकर यहाँ धमके। मुझे यहाँ अकेला नहीं रहना चाहिए। राज ने उस चीज को अच्छे से देखते हुए सोचा और जंगल से बाहर की ओर चला गया। राज चुपके से अपने रूम में वापस आया। वो डिवाइस को दोबारा देखने लगा। उसमें कई सारे बटन लगे हुए थे। जैसे उसने डिवाइस को चलाने की कोशिश की, डिवाइस में पासवर्ड डालने का ऑप्शन आया। राज ने रैंडम पासवर्ड डालकर देखे और डिवाइस खुल गई। तभी राज ने देखा कि डिवाइस के वेलकम ग्रीटिंग में एक यूजर नेम लिखा है, वेलकम कैलेंडर। यार, ये कैसा यूजर नेम हुआ? और कोई ढंग का नाम नहीं मिला क्या इस डिवाइस के मालिक को? चलो इसे बदल कर देखते हैं। राज ने डिवाइस में यूजर नेम बदलकर अपना पसंदीदा यूजर नेम जूनियर लिख दिया। राज हमेशा इसी यूजर नेम से सारे गेम खेला करता था। यूजर नेम डालने के बाद राज ने देखा कि उस डिवाइस में कुछ लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो किसी अजीब सी दुनिया के बारे में बातें कर रहे हैं। उस ग्रुप का नाम पहाड़ी मारुति था और उसमें त्रिकालदर्शी, लंबकरण, शाही शेर, शल्य नाम के लोग जुड़े थे। उसके एडमिन का नाम बाबा बैरागी था और दोनों मैनेजर के नाम चांडाल और श्यामंतक थे। एक फकीर नाम का मेंबर भी था। उस ग्रुप का नाम देखकर और उसके लोगों की थोड़ी बातें पढ़कर राज का दिमाग चकराने लगा। उसके चारों तरफ की दुनिया घूमने लगी। वो लोग बड़ी ही अजीबोगरीब बातें कर रहे थे। हमारे ग्रुप में नया मेहमान आया है, आखिर इसका सीक्रेट नाम क्या है? त्रिकालदर्शी ने कहा। रुको जरा देखने दो जूनियर, ये कैसा नाम हुआ? आखिर इसकी खासियत क्या है? एडमिन, क्या ये सही आदमी है जिसे आपने जोड़ा है? मैंने आज तक ऐसे जादूगर का नाम नहीं सुना। लंबकरण ने बोला। शायद कोई गलती हुई है।
मैंने इस तरह का कोई नाम नहीं सुना। हमारे यहाँ से एक डिवाइस गायब हुई थी। अरे बाप रे, शायद हमारी डिवाइस किसी अनजान के हाथ में लग गई है। मैं अभी सही जादूगर को जुड़ने के लिए कहता हूँ, ग्रुप के एडमिन बाबा बैरागी ने कहा। ग्रुप में तभी स्मृति भ्रामक नाम की एक लड़की जुड़ गई। लेकिन एडमिन, इस जूनियर का क्या करें? शल्य बोला, इसे अभी यही रहने दो, मुझे नहीं लगता कि ये बस एक संयोग है, बाबा बैरागी ने कहा। इसके बाद ग्रुप में जादू की अजीबोगरीब बातें होने लगी। हर कोई बस जादू, तिलिस्म, तंत्र मंत्र की बातें कर रहा था, लेकिन उनके बात करने का ढंग एकदम अलग था। वो सभी बच्चों के जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। चैट पढ़ते हुए राज के दिमाग में ख्याल दौड़ने लगे। उसे चैट पढ़ने के दौरान कई बार हंसी भी आई, क्योंकि ग्रुप के लोग पूरी तरह से बचकानी बातें कर रहे थे। एक मिनट, ये लोग तो किसी किताब की तरह बात कर रहे हैं। मैंने इस किताब को कहीं तो देखा है। क्या नाम था इसका? शायद अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो। शायद यही वो बच्चों की किताब है। कल एक बार लाइब्रेरी में जाकर देखता हूँ। राज ने दिमाग पर जोर डालकर उस किताब का नाम सोचा और डिवाइस को छुपाकर सो गया। अगली सुबह राज उठा तो उसने देखा कि उसका रूममेट कमरे में नहीं है। उसने डिवाइस निकाली और मैसेज पढ़ने लगा। वो भी उस ग्रुप से बाहर नहीं निकलना चाहता था, क्योंकि उसे ग्रुप के लोगों की बातें बहुत ही मजेदार लगने लगी थी, और उससे भी ज्यादा मजेदार थे ग्रुप के लोगों के नाम। राज ने सोचा कि सुबह से ही लाइब्रेरी जाकर उस किताब को ढूंढ लेना ठीक रहेगा। अभी राज कमरे से बाहर निकला ही था कि उसे उसका रूममेट रोहन मिल गया। अभी कहाँ जा रहा है? मैं तो तुझे यही सलाह दूंगा कि तू कमरे से मत निकल, कहीं जाकर छुप जा। रैम्बो के चमचों को शक हो गया है कि वो मैस वाला कांड तूने ही किया है, और वो सभी तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अच्छा, वैसे तू कल पूरे दिन कहाँ था? रूम में तेरा कोई अता पता नहीं था, तो मैं बगल वाले रूम में चला गया था। तू या तो रूम में ही रह, या कल जहाँ भी गया था ना वहाँ चला जा, वरना इस बार तेरी और बुरी पिटाई होगी। रोहन ने राज का हाथ पकड़ कर कहा, मैं तो कल यहीं आसपास था, अभी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। रैम्बो के चमचे इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने कभी लाइब्रेरी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। तो चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। राज ने रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहा और लाइब्रेरी की तरफ निकल पड़ा। लाइब्रेरी पहुंचकर राज ने किताब ढूंढना शुरू की। राज इतनी सुबह लाइब्रेरी आ गया था कि अभी लाइब्रेरियन भी नहीं आया था। लाइब्रेरी के चपरासी ने लाइब्रेरी का ताला खोल दिया था, इसीलिए राज सुकून से अपनी किताब ढूंढ सकता था। ये रही वो किताब। चलो अब इसमें खंगाला जाए कि मैं सही सोच रहा था या नहीं। राज ने एक बुक शेल्फ से किताब निकालते हुए कहा। राज किताब खोलकर देखने ही वाला था, तभी उसे कुछ हलचल सुनाई दी। अबे, हमने लाइब्रेरी में तो अभी तक देखा ही नहीं, एक पढ़ाकू और कहाँ जा सकता है? वो राज का बच्चा ना कल से लाइब्रेरी में छुप कर ही बैठा होगा। चलो चल कर देखते हैं। लाइब्रेरी के बाहर से एक आवाज सुनाई दी। राज आवाज से समझ गया कि ये रैम्बो के चमचे हैं और अब वो लाइब्रेरी में ही आने वाले हैं। राज सुबह सुबह पिटना नहीं चाहता था, इसीलिए वो बुक शेल्फ के पीछे छुप गया। रैम्बो के चमचे जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर आए, वो यहाँ वहाँ राज को ढूंढने लगे। राज दबे पांव अपनी जगह बदलता रहा और उन लोगों का ध्यान भटकने का इंतजार करने लगा। मौका पाकर राज लाइब्रेरी से भाग गया। राज इतनी तेज दौड़कर अपने कमरे में आया कि हाफने से उसका दिल उसके गले में दिख रहा था। राज ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली थी। थोड़ा शांत होने के बाद राज ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। 2-3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद किताब खत्म हो गई। राज समझ गया कि ग्रुप के लोग इसी किताब जैसी बातें कर रहे थे और उन सभी के नाम भी इस किताब की तरह ही थे। राज ने किताब एक तरफ रखकर डिवाइस उठाई और मैसेज देखने लगा। मैंने एक नई जादुई दवाई बनाई है, इससे सारी थकान एक पल में मिटाई जा सकती है। मैं इसे बनाने का तरीका आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, जिसे ठीक करने में शायद आप लोगों की मदद लगेगी। शल्य ने कहा और एक लंबा मैसेज भेजा जिसमें दवाई बनाने का तरीका दिया हुआ था। तरीका पढ़कर राज के होश उड़ गए। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा करना भी पॉसिबल था। राज की चचेरी बहन रूबी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। राज ने सोचा कि रूबी को इस दवाई के तरीके के बारे में बताकर उसे इसके बारे में पूछे। राज ने रूबी को मैसेज कर दिया, लेकिन रूबी की पिछले कई दिनों से कोई खबर नहीं थी, इसीलिए उसने रिप्लाई का इंतजार करना ही ठीक समझा। डिवाइस में मैसेज पढ़ते पढ़ते राज की नींद लग गई। जब शाम को राज की नींद खुली तो डिवाइस में कई सारे मैसेज आ चुके थे। शुरुआती मैसेज में सभी शल्य की बनाई जादुई दवाई की तारीफें कर रहे थे और उसके नीचे किसी नए मामले पर बातचीत शुरू हुई। अरे शाही शेर भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे कबीले से कोई बिजली के जादू में महारत हासिल करने वाला था। त्रिकालदर्शी ने पूछा। हाँ, मेरे कबीले में एक लड़का कल बिजली के जादू की अपनी पहली परीक्षा देने वाला है, शाही शेर बोला।
आखिर वो अपना जादू कहाँ करने वाला है? त्रिकालदर्शी ने पूछा। शायद सहारनपुर चौक के पास। कल दोपहर में ये होने वाला है, शाही शेर बोला। बढ़िया, हमें भी बताना कि वो कामयाब हुआ या नहीं, क्योंकि पहली बार में बिजली का जादू कोई नहीं कर सकता। त्रिकालदर्शी बोला। हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेरे कबीले का है और हम लोग असंभव को संभव बनाना जानते हैं, शाही शेर बोला। राज की आंखें सहारनपुर चौक पर अटक गई। सहारनपुर चौक उसके स्कूल से थोड़ी ही दूर पर था। राज को इस ग्रुप के लोगों की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। उसकी नजर में ये लोग बस टाइम पास कर रहे थे और बच्चों की किताब से अपने नाम लेकर वैसे ही जादू की बातें कर रहे थे। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती और कल ये साबित हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि कल के बाद मैं इस ग्रुप के मैसेज पढ़ना चाहूंगा। मैं इस डिवाइस को कल वापस जंगल में डाल दूंगा। इतनी बचकानी बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। कल सहारनपुर चौक जाकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी बड़े दिन हो गए सहारनपुर चौक की फेमस कोल्ड कॉफी नहीं पी। राज ने अपने मन में सोचा और डिवाइस बंद करके पढ़ाई में लग गया। ग्रुप की बातों के कारण उसके दिमाग से सीसीटीवी, रैम्बो के चमचे जैसी सभी बातें निकल चुकी थी। थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद राज ने मोबाइल में एक मूवी लगा ली और उसे देखते देखते सो गया। अगली सुबह राज उठा और अपने बाकी के काम निपटाने लगा। आज स्कूल की छुट्टी थी तो सहारनपुर चौक जाने में उसे कोई भी दिक्कत समझ नहीं आ रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि जब तक सीसीटीवी और रैम्बो का केस बंद नहीं होता वो वैसे भी क्लास नहीं जा सकता। दोपहर होने पर राज सहारनपुर चौक की तरफ चल पड़ा। वहाँ के एक फेमस रेस्टोरेंट में बैठकर राज ने एक कोल्ड कॉफी ऑर्डर की और डिवाइस के लोगों की बचकानी बातों पर मुस्कुराने लगा। इन लोगों ने भी क्या जादू लगा रखा है, बिजली का जादू, और वो भी सहारनपुर चौक के पास। यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि अगर कोई बंदा यहाँ जबरन के तमाशे करने की कोशिश करेगा तो पुलिस उसे असली जादू दिखाएगी। राज ने मन ही मन सोचा और हंसने लगा। तभी अचानक बादल छाने लगे। राज ने हैरान होकर खिड़की के बाहर की तरफ झांका। आज के फोरकास्ट में पानी गिरने का कोई अनुमान नहीं दिया था और सुबह से धूप भी खिली हुई थी। यार, ये फोरकास्टिंग वालों की बातों पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि भले ही धूप निकली हो लेकिन आप लोग अपना छाता घर से लेके निकले, क्योंकि हम लोग तो बिना सर पैर की फोरकास्टिंग करते हैं। अचानक बादल को देखकर राज ने फोरकास्टिंग करने वालों को कोसते हुए कहा। बादलों के कारण बाहर एकदम अंधेरा छा चुका था और अचानक बिजली कड़कने की आवाजें आने लगी। ये बिजली बहुत जोर से कड़क रही थी और इसकी रोशनी पूरे इलाके में दिख रही थी। इस बिजली का रंग बैंगनी होने के कारण चौक के आसपास खड़े कई लोग ऊपर की तरफ देख रहे थे। राज का मन भी हुआ कि ऐसी अजीबोगरीब बिजली को बाहर जाकर देखा जाए। इसलिए अपनी कोल्ड कॉफी खत्म करके राज रेस्टोरेंट के बाहर आ गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। राज ने पहले कभी इस तरह की बैंगनी बिजली नहीं देखी थी। एकदम से माहौल और भी खतरनाक हो गया। तेज हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया। चीजें यहाँ वहाँ उड़ने लगी। लोगों के बीच अफरा तफरी मचने लगी। राज भी अब रेस्टोरेंट के बाहर आने के अपने डिसीजन पर पछता रहा था। इतना भयानक मंजर उसकी आंखों के सामने घट ही रहा था। तभी उसे ग्रुप के मैसेज याद आए। बिजली का जादू, दोपहर, सहारनपुर चौक। राज के दिमाग में यही तीन चीजें दौड़ रही थी। तभी आसमान से एक बिजली राज की तरफ बढ़ने लगी और सीधा जाकर उसके सिर पर गिरी। राज को एक जोरदार झटका लगा और तुरंत जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। एक बार जान बचने के बाद डिवाइस नहीं छोड़ने का प्लान बनाने। भाई, ओ भाई, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ खड़े खड़े बेहोश हो गए थे, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जब राज की बेहोशी टूटी तो उसके बगल में एक आदमी खड़ा था। राज रोड से उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़ों की धूल झाड़ने लगा। चारों तरफ का माहौल पहले की तरह खुशनुमा हो गया था। धूप दोबारा निकल आई थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही ना हो। राज को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था और वो कब से बेहोश पड़ा था। सुनो भाई, मैं यहाँ कब से लेटा हुआ था? राज ने अपने बगल में खड़े आदमी से पूछा। यही कोई 5 मिनट तक। लेकिन तुम उस बिजली के झटके से बचे कैसे? तुम्हें तो खरोच भी नहीं आई। मैंने तो सोचा तुम चल बसे, लेकिन तुम्हारी सांसें चल रही थी। एक बात और, तुम्हारे ऊपर बिजली गिरते ही पूरा माहौल पहले की तरह हो गया। आखिर तुमने कैसे किया? राज के बगल में खड़े उस आदमी ने कहा। मैं बिजली के झटके से? मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो बस एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और मैं बहुत डर गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। राज ने अनजाने में उस आदमी से कहा और तभी उसकी नजर अपने डिवाइस पर पड़ी। राज को थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई और डिवाइस को लेकर वहाँ से चला गया। राज के ऊपर गिरी बिजली को उस डिवाइस ने सोख लिया था, इसीलिए राज को एक खरोंच भी नहीं आई थी।
अब राज डिवाइस को अच्छे से देखना चाहता था, लेकिन छुट्टी के दिन उसका रूममेट रूम भर ही था, इसीलिए राज को हॉस्टल जाना ठीक नहीं लगा। राज डिवाइस को लेकर जंगल की तरफ चला गया। इस बार राज ने पहले जैसी गलती नहीं की, इसीलिए वो जंगल में कुछ ज्यादा अंदर तक नहीं गया। एक पेड़ की छाया में बैठकर राज ने डिवाइस खोली। डिवाइस में काफी ज्यादा मैसेज आ चुके थे। राज ने जल्दी जल्दी मैसेज पढ़ना शुरू किया। भाई, बिजली का जादू तो पहले ही बार में कामयाब हो गया, लेकिन सुना है शाही शेर के कबीले ने किसी पर बिजली गिरा दी, त्रिकालदर्शी ने कहा। अरे अब इतना तो चलता रहता है, पहली बार में इतना कर पाना भी कठिन काम था, शाही शेर ने कहा। खैर वो सब हटाओ, उन लफंगे लड़कों का क्या करना है, उनको मजा चखाना अब जरूरी हो चुका है, लंबकरण बोला। हाँ, आज शाम को मैं खुद डोईवाला में उनको मजे चखाने वाला हूँ। इस बार उनको ऐसा सबक दूंगा कि उनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी, शाही शेर ने कहा। ठीक है, बस ज्यादा भी सबक ना सिखा देना कि वो मर ही जाए, बाबा बैरागी ने कहा। हाँ ठीक है। शाही शेर के इस आखिरी मैसेज के बाद ग्रुप में कोई बातचीत नहीं हुई थी। राज का दिमाग इन सब बातों को पढ़कर चकराने लगा था। उसके ऊपर जो बिजली गिरी थी वो इसी ग्रुप के किसी कबीले वाले ने किया था, और राज भी ये समझ गया था कि इस डिवाइस के कारण ही उसकी जान बच पाई थी। डिवाइस के कारण ही राज आज दूसरी बार जिंदा बचा था, लेकिन फिलहाल वो डिवाइस के बाकी फंक्शंस चेक नहीं कर सकता था, क्योंकि शाम होने वाली थी और उसे इस बात का सबूत जुटाना बहुत जरूरी था कि लफंगों की पिटाई वाली बात सही भी है या नहीं। क्योंकि अगर वाकई बिजली का जादू और बाकी सारी बातें सच हैं, तो तब ही राज को पता चल सकता था कि ये ग्रुप वाकई जादूगरों का है। ये बिजली का जादू तो सचमुच इन्हीं लोगों ने किया था। शुक्र है कि मेरे पास ये डिवाइस थी, इसने मेरी जान बचा ली। लेकिन ये लोग किन लफंगे लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं? क्या मुझे जाकर देखना चाहिए? नहीं राज बेटा, इन सब के चक्कर में मत पड़, वरना बुरा फंस जाएगा। लेकिन मेरे पास तो ये डिवाइस है, जब बिजली के जादू से मुझे कुछ नहीं हुआ, फिर कोई और मुझे क्या नुकसान पहुंचाएगा? मैं वहाँ छुपकर ये सारा मामला देखने की कोशिश करूंगा। ग्रुप के मैसेज पढ़ने के बाद राज ने मन ही मन सोचना शुरू कर दिया। राज ने अभी भी हॉस्टल जाना ठीक नहीं समझा। वो सबसे पहले उन लफंगों को देखना चाहता था जिनके बारे में ग्रुप में बात हो रही थी। राज डोईवाला की तरफ चल पड़ा। जब तक राज डोईवाला पहुंचा, शाम हो चुकी थी। राज ने डोईवाला में यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर दिया। तभी एक गली में उसकी नजर रैम्बो और उसके चमचों पर पड़ी, और राज वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लगा। आज सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज आज मेरे पापा को मिलने वाली है। अगर उस पढ़ाकू ने ही किया है तो उसकी तो खैर नहीं, रैम्बो ने अपने साथियों से कहा। ओह शिट, मैं तो भूल ही गया था कि आज सीसीटीवी फुटेज आने वाली है। अगर मैं पकड़ा गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? राज ने रैम्बो की तरफ देखकर मन ही मन सोचा, और तभी उसका पैर अनजाने में एक डस्टबिन से टकरा गया, जिससे रैम्बो और उसके चमचों का ध्यान उसकी ओर गया। अच्छा बच्चू, तो तू चुपके से हमारी बातें सुन रहा है, सीसीटीवी में जो भी आए, लेकिन मैं तुझे अभी सबक सिखाऊंगा, रैम्बो ने कहा और राज की तरफ बढ़ने लगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कोई परेशानी है तुम लोगों को? अभी रैम्बो राज की तरफ 2-3 कदम चल ही पाया था, तभी गली की दूसरी ओर से एक आदमी की आवाज आई। अरे अंकल, आप हमारे मामले में ना ही पड़ो तो बेहतर है, ये हमारा आपसी मामला है, हम खुद देख लेंगे, रैम्बो ने अकड़ते हुए उस आदमी से कहा। मुझे भी तुम लोगों से अपना मामला निपटाना है, आओ जरा मैं भी देखूं तुम में कितनी ताकत है, उस आदमी ने मुस्कुराकर रैम्बो से कहा। रैम्बो गुस्से से तमतमा गया और उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ और रैम्बो अपनी जगह एकदम से पुतले की तरह जम गया, और उसके बाद रैम्बो अपनी जगह पर पीछे की तरफ गिर गया। रैम्बो को गिरते देखकर उसके साथी उस आदमी को मारने के लिए दौड़े, लेकिन पलक झपकते ही सभी के सभी घिसटते हुए दूर उछल गए। अब बताओ कैसा लगा? मेरा नाम त्रिकालदर्शी है, तुम जैसे नमूनों के लिए मेरा बाया हाथ ही काफी है। मैंने तो पहाड़ी मारे थे उससे पहले ही कहा था कि इन लफंगों के बारे में इतना सोचना ठीक नहीं, ये फिद्दी से लड़के आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकते थे, उस आदमी ने कहा और वहाँ से चला गया। राज को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने अभी अभी जो देखा सुना वो वाकई कुछ अलग था। जिस ग्रुप और जादू को वो बच्चों की बातें समझ रहा था वो कुछ अलग ही निकला था। इतने में ही रैम्बो का ड्राइवर वहाँ आया तो राज वहाँ से दौड़कर हॉस्टल की तरफ चला गया। रात होते होते पूरी स्कूल में रैम्बो की पिटाई की खबर फैल गई। रैम्बो को स्कूल के ही हॉस्टल में एडमिट किया गया था।
उसे कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन उसका बदन बिल्कुल अकड़ गया था, जैसे उसने बर्फ से नहा लिया हो। रैम्बो के बाकी साथियों को भी हल्की फुल्की खरोच आई थी, लेकिन उन्हें हाथ पैर में काफी दर्द हो रहा था। राज का रूममेट अभी कमरे में नहीं था, इसीलिए उसने अपने कमरे में बैठकर डिवाइस को खोला। डिवाइस में नए मैसेज आ चुके थे। मैंने उन लफंगों को अच्छा मजा चखाया, उनकी सारी हैकड़ी अब निकल गई होगी। वो इतने कमजोर थे कि एक एक मंत्र भी नहीं झेल पाए। सुनने में आया है कि अभी वो अपनी स्कूल के हॉस्पिटल में एडमिट है। सबसे पहला मैसेज त्रिकालदर्शी का था। इसके बाद इसी हादसे के बारे में चर्चा होती रही। राज लगातार ग्रुप के मैसेज पढ़ता गया। हर मैसेज के साथ उसकी हैरानी बढ़ती गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के जादूगर भी होते हैं। इन लोगों के पास वाकई जादू जैसी कोई चीज तो है, लेकिन ये जादू हमेशा मेरे आसपास ही क्यों हो रहा है? कहीं इस ग्रुप का और जादू का मुझसे कोई लेना देना तो नहीं? क्या यार, मैं भी फालतू सोच रहा हूँ। ये सब एक कोइंसिडेंस है और कुछ नहीं। भला मेरा इन जादूगर से क्या वास्ता? मुझे तो डिवाइस भी गलती से मिली है। राज ने ग्रुप के मैसेज पढ़ते हुए मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद स्मृति भ्रामक भी इस चर्चा में शामिल हो गई। मैं सभी मेंबर को बताना चाहती हूँ कि मैं कल एरोप्लेन से देहरादून जा रही हूँ। वहाँ से सीधा हरिद्वार निकलूंगी। गांधी रोड पर जो भूतनाथ मंदिर है, मैं वहाँ जाकर एक रहस्य का पता लगाने वाली हूँ। स्मृति भ्रामक ने इतना कहा और ग्रुप की चर्चा का मुद्दा एकदम बदल गया। राज ने इस मैसेज को ध्यान से पढ़ा। देहरादून, भूतनाथ मंदिर, गांधी रोड, इन तीनों चीजों पर उसका ध्यान था। लेकिन भूतनाथ मंदिर तो ऋषिकेश में है। लगता है इस लड़के को गांधी रोड के कारण कोई कंफ्यूजन हो गया है। मैं कल एयरपोर्ट जाकर इसको देखूंगा। इससे इस ग्रुप के बारे में कोई असलियत पता लग सकती है, लेकिन मुझे थोड़ा संभल कर रहना होगा। ये सभी लोग काफी खतरनाक लग रहे हैं। राज ने मन ही मन सोचा और डिवाइस को बंद करके रख लिया। राज ने पिछले 3-4 दिन में जितना कुछ भी देखा और पढ़ा था, वो उसकी समझ से बाहर था। राज हमेशा सोचता था कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, और वो इस ग्रुप को बच्चों की किताब की बातें करने वाला ग्रुप समझ रहा था। लेकिन ये लोग वाकई बहुत खतरनाक थे। राज को अभी भी डिवाइस के बारे में ठीक से पता नहीं चल पाया था। वो इस डिवाइस को अच्छे से चलाना सीखना चाहता था, लेकिन अभी उसके सामने एक नया चैलेंज था। सीसीटीवी से उसका मैथ्स वाला कांड प्रिंसिपल के सामने आने वाला था, और इससे कैसे बचना है, इसका कोई भी तरीका फिलहाल राज को नहीं सूझ रहा था। तभी उसका रूममेट भागता हुआ कमरे में आया। भाई, वो सीसीटीवी फुटेज प्रिंसिपल को मिल गई। प्रिंसिपल कल शाम को असेंबली में इस मामले का खुलासा करेंगे। सुनने में आया कि रैम्बो ने भी स्कूल के किसी लड़के को ही अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराया है। प्रिंसिपल उस लड़के का नाम भी असेंबली में ही बताएंगे। अभी उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि ये किसी एक ही बंदे का काम है। तुम क्या कहते हो? रोहन ने हाँफते हुए राज को कहा। राज पहले से ही बहुत परेशान था, लेकिन अब तो उसकी परेशानी और भी बढ़ चुकी थी। अब उसे सस्पेंड होने से कोई भी नहीं बचा सकता था। जैसे ही रोहन रूम से बाहर गया, राज सिर पकड़कर बैठ गया। यार, मैं यहाँ पढ़ाई करने आया था और किन चक्करों में फंस गया। अब इससे कैसे निकलूं? अगर मुझे सस्पेंड कर दिया तो मैं क्या करूँगा? कहीं प्रिंसिपल ने पहले से ही मम्मी पापा को इसके बारे में बता तो नहीं दिया? अगर मम्मी पापा को इसके बारे में खबर लग गई तो मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता। एक बार जंगल जाके मैं अपना सबक सीख चुका हूँ। एक बार फिर से अपनी जान जोखिम में डालकर कोई भी काम करना परेशानी खड़ा कर सकता है। कल शाम को मैं पूरी स्कूल के सामने तमाशा बन जाऊंगा। जब मुझे सस्पेंड करेंगे तो सब मुझ पे हंस रहे होंगे। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो। अब तो कोई जादू या कोई करिश्मा ही मेरी जान बचा सकता है। राज ने मन ही मन सोचा और बिस्तर पर सो गया। अब आगे राज की किस्मत उसे कहाँ ले जाएगी? अगर राज को सस्पेंड कर दिया तो वो अपनी मम्मी पापा को सच्चाई कैसे बता पाएगा? क्या राज के बोर्डिंग स्कूल का अब सस्पेंड तो मैं होने ही वाला हूँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसे में स्कूल में रुककर क्या करूँगा? बेहतर यही होगा कि मैं उस लड़के से मिलने चला जाऊँ। शायद वो कोई मेरी मदद कर सके। आखिर उसके पास भी तो कोई न कोई जादुई शक्तियाँ होगी ही। वो लड़की हरिद्वार जाने की बात कर रही है, इसका मतलब वो मुझे बस स्टैंड पर ही मिल जाएगी। सुबह जैसे ही राज की नींद खुली, उसने अपने मन में ऐसा फैसला लिया और तैयार होने चला गया। जल्दी जल्दी तैयार होकर राज बस स्टैंड के लिए निकल पड़ा। बस स्टैंड पहुंचकर राज इंतजार करने लगा कि कोई अजीबोगरीब सी बात करने वाला कोई वहाँ पर आ जाए। राज एक चाय की दुकान पर बैठा था, तभी वहाँ एक लड़की चलकर आई। उसकी उम्र करीब 20-22 साल थी। उसके लंबे बाल थे जिसका उसने जूड़ा बनाया हुआ था। यार, ये लड़की कितनी सुंदर है। रिया भी उसके सामने कुछ नहीं है। काश यही वो लड़की हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। राज ने उस लड़की को देखकर मन ही मन सोचा, भैया, ये
ये हरिद्वार की बस कहाँ से मिलेगी? उस लड़की ने पूछा। यही आगे जाकर आपको बस खड़ी मिल जाएगी, चाय वाले ने जवाब दिया। भैया, हरिद्वार में ये भूतनाथ मंदिर कहाँ होगा? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? उस लड़की ने पूछा। नहीं मैडम, आप वहीं किसी से पूछ लेना, कोई ना कोई तो आपको बता ही देगा। भूतनाथ मंदिर की बात सुनकर राज के कान खड़े हो गए। उसे शक हुआ कि शायद यही वो लड़की है जिसकी उसे तलाश थी, इसीलिए उसने उस लड़की के पीछे पीछे जाना सही समझा। राज जानता था कि अगर यही वो लड़की निकली तो सस्पेंड होने से बचने के लिए उसके पास बस ये आखिरी मौका है। उस लड़की की बस को निकलने में अभी 2 घंटे थे, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगी। राज भी चोरी छुपके उसके पीछे पीछे चला गया। तभी राज ने देखा कि कुछ लड़के उस लड़की का पीछा कर रहे हैं और उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। वो लड़के उस लड़की की तरफ देखकर इशारे करते जाते, सीटी बजाते या गाना गाते जा रहे थे। राज ने सोचा कि ऐसे में उस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसके पहले कि राज उस लड़की तक पहुंच पाता, वो लड़की अपनी जगह पर रुक गई और पीछे की तरफ मुड़ गई। उसका पीछा करने वाले लड़के भी अपनी जगह पर रुक गए और ऊपर से नीचे उसे देखने लगे। इतने में ही लड़की ने कुछ धीमे धीमे से बड़बड़ाया और उसके बैग से एक रोशनी निकलने लगी। थोड़ी देर बाद वो लड़के अपने आप वहाँ से लौट गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनका इरादा बदल गया था। इसके बाद वो लड़की एक रेस्टोरेंट में चली गई और वहाँ जाकर कॉफी पीने लगी। राज भी उसके पीछे पीछे चला गया। तभी उस लड़की ने ठीक राज के जैसी दिखने वाली एक डिवाइस निकाली और उसमें एक वॉइस मैसेज डाला। मैसेज डालते ही राज के डिवाइस में नोटिफिकेशन आया, जिसकी आवाज उस लड़की तक पहुंच गई। लड़की ने जैसे ही डिवाइस की आवाज सुनी, वो तुरंत राज के पास आ गई। क्या तुम भी पहाड़ी मार रही थी हो? उस लड़की ने राज से पूछा। हाँ, राज ने सीधा जवाब दिया। मेरा नाम स्मृति भ्रामक है, तुम्हारा सीक्रेट नाम क्या है? उस लड़की ने पूछा। हम यहाँ सरेआम इस तरह की बातें नहीं कर सकते। सीक्रेट नाम का इस्तेमाल सबके सामने करने से हम शक के घेरे में आ सकते हैं। राज ने जल्दी से एक बहाना बनाते हुए कहा। तो फिर हम अपने ओरिजिनल नाम लेकर ही बात कर सकते हैं। मेरा नाम पंखुड़ी है और तुम्हारा? उस लड़की ने कहा। राज, नाम तो सुना ही होगा, राज ने फिल्मी अंदाज में कहा। नहीं। अच्छा ये हटाओ, क्या तुम्हें भूतनाथ मंदिर के बारे में पता है? ये हरिद्वार में गांधी रोड पर कहाँ है? पंखुड़ी ने राज के अंदाज को भूलते हुए मुद्दे पर आकर पूछा। तुम गलत जगह जाने की सोच रहे हो। भूतनाथ मंदिर हरिद्वार नहीं, ऋषिकेश में गांधी रोड पर है। राज ने अपना दबदबा कायम रखते हुए कहा। तुम मुझे वहाँ लेकर जा सकते हो, मुझे वहाँ एक खास काम से जाना है। पंखुड़ी ने रिक्वेस्ट करते हुए राज से कहा। मैं तुम्हें वहाँ लेके जा सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुमने उन लड़कों के साथ क्या किया? राज ने बात का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहा। मैंने उनकी याददाश्त मिटा दी। ऐसे लफंगों के तो त्रिकालदर्शी जैसे हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है, तो मैंने उनकी याददाश्त मिटाना ही ठीक समझा। ये करना मेरी खासियत है। पंखुड़ी ने गर्व के साथ अपना सिर ऊपर करते हुए कहा। अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, इसके बाद ही मैं तुम्हें भूतनाथ मंदिर ले जाऊंगा। राज ने अपना पासा फेंकते हुए कहा। अब बताओ क्या करना है? पंखुड़ी ने हैरान होकर कहा। तुम्हें मेरे साथ स्कूल चलना होगा, वहाँ तुम्हें मेरे प्रिंसिपल की याददाश्त मिटानी होगी। राज ने परेशानी भरी आवाज में कहा। प्रिंसिपल की याददाश्त? लेकिन क्यों भला? पंखुड़ी ने आंखें फैलाकर कहा। जिस लफंगे और उसकी गैंग को त्रिकालदर्शी ने सबक सिखाया, मैंने उसी लफंगे को मजा चखाने के लिए उसका पेट खराब करने की कोशिश की। वो प्रिंसिपल का लड़का है और प्रिंसिपल ने सीसीटीवी में मुझे ऐसा करते हुए देख लिया है। आज शाम को प्रिंसिपल असेंबली में मेरा नाम लेकर मुझे सस्पेंड कर देंगे। उससे पहले ही तुम्हें उनकी याददाश्त मिटानी होगी। राज ने अपनी पूरी सच्चाई बताते हुए कहा। अच्छा ये बात है, तुमने उस लफंगे को मजा चखाना चाहा था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चलो अभी चलते हैं, पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, दोपहर में प्रिंसिपल अपने घर में सोने के लिए जाते हैं। अगर हमारी किस्मत सही रही, हम उसी समय उनकी याददाश्त मिटा देंगे। राज ने अपनी जगह पर खड़े होकर कहा। राज और पंखुड़ी दोनों राज के स्कूल की तरफ जाने लगे। जैसे ही दोनों गेट पर पहुँचे, तब राज को याद आया कि स्कूल में कोई भी बाहर का इंसान नहीं आ सकता। राज ने पंखुड़ी को अंदर ले जाने के लिए दीवार चढ़ाने का रास्ता चुना, लेकिन जब वो ऐसा कर ही रहा था, तभी वहाँ चौकीदार आ गया। ओए, क्या कर रहे हो तुम ये दोनों? नीचे उतरो वरना मैं तुम्हारी शिकायत करता हूँ, चौकीदार ने गुस्से में कहा। अरे भैया, मैं तो इसे पीछे का जंगल दिखा रहा था, ये भी ना बड़ी जिद्दी है। मैंने इससे कहा भी था कि जंगल की तरफ जाना मना है, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी। अच्छा ठीक है, तो अब हम चलते हैं, राज ने बहाना बनाते हुए कहा। दोनों अपनी अपनी आईडी दिखाओ पहले। चौकीदार ने दोनों का रास्ता रोक कर कहा।
राज ने अपना आईडी दिखा दिया, लेकिन पंखुड़ी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो चौकीदार की याददाश्त गायब करने का मन बना चुकी थी। पंखुड़ी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया था, तभी राज को एक बहाना सूझा। अरे भैया, इसके पास आईडी कैसे होगी? ये तो मेरी चचेरी बहन है, मुझे मिलने के लिए आई है। इसका नाम पंखुड़ी है, आज विजिटर में इसका नाम लिख सकते हैं। राज ने कहा, ठीक है, तुम दोनों जा सकते हो, चौकीदार ने कहा और दोनों को गेट के अंदर जाने दिया। स्कूल पहुंचकर राज ने पंखुड़ी को अपनी चचेरी बहन बताकर गेट से एंट्री तो दिला दी, लेकिन अगला पड़ाव और भी ज्यादा मुश्किल था। अब उसे प्रिंसिपल का पता लगाना था। इसके लिए राज सबसे पहले प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ा। वहाँ उसे फिर से एक चौकीदार मिला। राज ने चौकीदार से प्रिंसिपल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि प्रिंसिपल अपने घर में सोने के लिए गए हैं। ये बात सुनकर राज के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राज को ये मौका एकदम सही समझ में आया और अब वो बस कुछ ही देर में प्रिंसिपल की याददाश्त गायब करवाकर खुद को सस्पेंड होने से बचाने वाला था। प्रिंसिपल के घर के बाहर जाते ही एक और चौकीदार मिला, लेकिन इस चौकीदार ने राज और पंखुड़ी को अंदर नहीं जाने दिया। अरे भैया, आप समझ नहीं रहे, मेरा प्रिंसिपल से मिलना बहुत जरूरी है, राज ने बहाना बनाते हुए कहा। भाई देख, प्रिंसिपल सर अभी सो रहे हैं, तो तुझे जो भी काम है उनके ऑफिस में आने का इंतजार कर, चौकीदार ने साफ शब्दों में मना करते हुए कहा। अब राज के सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। प्रिंसिपल के घर में एक बहुत ही खूंखार कुत्ता भी पला हुआ था, इसीलिए चोरी चुपके अंदर घुसना जान जोखिम में डालने के बराबर ही था। लेकिन पंखुड़ी के सर पर अलग ही जुनून सवार हो चुका था। वो बहुत लंबे समय से ऐसे ही किसी रोमांचक काम की तलाश में थी। राज पंखुड़ी को रोकता रहा, लेकिन पंखुड़ी दीवार लांघकर दूसरी तरफ चली गई। राज, जल्दी करो, इस तरफ आ जाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। पंखुड़ी राज को भी दूसरी तरफ बुलाने लगी। राज को काफी डर लग रहा था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेकर राज दीवार की दूसरी ओर कूद पड़ा। तभी अचानक प्रिंसिपल का कुत्ता भौंकने लगा। राज की किस्मत पहले से ही खराब चल रही थी, इसीलिए यहाँ भी उसका जोर चल गया। कुत्ता भी किसी चीज से बंधा हुआ नहीं था। वो सीधा राज और पंखुड़ी की तरफ दौड़कर आने लगा और उसकी ओर कूद पड़ा। मम्मी बचाओ! राज की चीख निकल गई। राज डर के मारे जमीन पर गिर गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब थोड़ी देर तक कोई भी हलचल नहीं हुई तो उसने आंखें खोलकर देखा। कुत्ता हवा में उड़ रहा था और उसका मुंह पूरी तरह से बंद था। पंखुड़ी ने किसी जादू की मदद से ऐसा कर दिखाया था। इसके बाद उसने कुत्ते को पूरी तरह अपने वश में कर लिया। कुत्ता उसके इशारों पर नाचने लगा। राज ये कारनामा देखकर हैरान हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र की लड़की इतना कमाल का जादू करना जानती होगी। ये तो कमाल का जादू है, तुमने ऐसा कैसे किया? राज ने हैरान होकर पंखुड़ी से पूछा। इसे वशीकरण मंत्र कहते हैं। अभी मुझे ये जादू इतना अच्छे से नहीं आता, लेकिन लगता है हमारा काम इतने से ही हो गया है, पंखुड़ी ने राज को कहा और उसके बाद कुत्ते को अंदर जाने के लिए कहा। कुत्ता चुपचाप दुम दबाकर अंदर चला गया। फिर राज और पंखुड़ी दबे पैर चौकीदार की नजरों से बचकर प्रिंसिपल के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। जैसी राज की उम्मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ। प्रिंसिपल सो रहे थे और किस्मत से उनकी खिड़की भी खुली हुई थी। राज और पंखुड़ी उनके कमरे में दाखिल हुए। राज ने इशारे से पंखुड़ी को बताया कि इन्हीं की याददाश्त मिटानी है, लेकिन पंखुड़ी का ध्यान प्रिंसिपल के बेशकीमती सामानों पर था। वो एक एक एंटीक आइटम को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे एक लोहे की मूर्ति दिखाई दी, जिसे उसने अपने हाथों में उठा लिया, लेकिन तभी राज ने उसे पीछे से छुआ और उसके हाथ से वो मूर्ति नीचे गिर गई। मूर्ति गिरने की आवाज बस इतनी ही तेज थी कि प्रिंसिपल की नींद खुल सके, और ऐसा ही हुआ। पंखुड़ी प्रिंसिपल के सामने खड़ी हुई थी और प्रिंसिपल की नींद खुल गई। उन्होंने राज और पंखुड़ी को अपने सामने देख लिया। प्रिंसिपल हैरान होकर उठ गए और गुस्से भरी नजरों से राज और पंखुड़ी की तरफ देखने लगे। राज पहले से ही सस्पेंड होने वाला था, लेकिन अब उसके सर पर एक नई मुसीबत आ गई थी। उसने पंखुड़ी से मदद चाही थी, लेकिन पंखुड़ी ने तो मामला और भी बिगाड़ दिया था। इससे अच्छा तो राज कोई और प्लान बना लेता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आ पाती। क्या अपने ऊपर हुए इस हमले के कारण प्रिंसिपल राज और पंखुड़ी को पुलिस के हवाले कर देंगे? क्या होगा जब राज के मम्मी पापा को राज की कौन हो तुम लोग? यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या तुम यहाँ चोरी करने आए हो? जैसे ही प्रिंसिपल की नींद टूटी, उसने राज और पंखुड़ी की तरफ देखकर गुस्से में कहा। राज प्रिंसिपल को जागा देखकर बेहद डर गया। उसके होशो हवास एकदम से गायब हो गए। अभी उसके सर से सस्पेंड होने का साया हटा भी नहीं था कि अब एक नई मुसीबत ने उसके सामने दस्तक दे दी थी। अब राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। अब ऐसे भूतों जैसे क्या खड़े हो? जवाब दो।
आखिर कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल ने दोबारा पूछा। अब तक उनका पारा बहुत ज्यादा चढ़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वो राज और पंखुड़ी को घर में घुसने की कोई बड़ी सजा देने का मन बना चुके थे। वो हम तो बस, राज ने हड़बड़ाते हुए बोलना शुरू किया। विस्मृतम, पंखुड़ी ने अपना हाथ आगे किया और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र का असर होते ही प्रिंसिपल एकदम चुप हो गए। इसके बाद पंखुड़ी ने दूसरा मंत्र पढ़ा और प्रिंसिपल दोबारा सो गए। ये तुमने क्या किया? कहीं ये मर तो नहीं गए? राज ने प्रिंसिपल के पास जाकर पंखुड़ी से पूछा। अरे नहीं नहीं, मैंने बस इनकी याददाश्त मिटाई और इन्हें वश में करके इनसे सुलझाने के लिए कहा। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? हमारा काम बन गया है, अब तुम्हें कोई सस्पेंड नहीं करेगा। पंखुड़ी ने राज को शांत हो जाने के लिए कहा। अच्छा फिर ठीक है, मैं तो डर ही गया था कि कहीं तुमने इन्हें मार तो नहीं दिया। राज ने गहरी सांस लेकर कहा। इसके बाद राज और पंखुड़ी दोनों बाहर आ गए। राज ने पंखुड़ी से हॉस्टल चलने के लिए कहा। पंखुड़ी भी राजी हो गई। लड़कों के हॉस्टल में लड़की को देखकर वहाँ के लोग बौखला गए। राज ने सभी को ये बताया कि पंखुड़ी उसकी चचेरी बहन है। लड़कों का मिजाज राज को लेकर अचानक बदल सा गया। सभी राज को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगे। राज जल्दी से अपने कमरे में पहुंचा और उसने दरवाजा बंद कर लिया। पंखुड़ी लड़कों की हालत पर धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी। इसके बाद पंखुड़ी ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि वो शाम को भूतनाथ मंदिर की ओर जाने वाली है। सभी ने उसे ख्याल रखने के लिए कहा। आप सभी लोग इतना डर क्यों रहे हैं? मैं अपनी जान बचा सकती हूँ, आखिर हो तो मैं एक जादूगर ही। पंखुड़ी ने कहा। स्मृति भ्रामक, लगता है तुम्हें भूतनाथ मंदिर के बारे में कुछ नहीं मालूम। बाबा बैरागी ने कहा। मुझे क्या मालूम होना चाहिए था? पंखुड़ी ने कहा। कलंदर नाम का एक बुरा जादूगर है, वो कई सालों से भूतनाथ मंदिर को हथियाना चाहता है। उसके रास्ते में जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है। इसीलिए तुम्हें जरा संभल कर रहना होगा। कलंदर बहुत ही खतरनाक है, उसका जादू बहुत आगे निकल चुका है। वो तो अब काला जादू भी करने लगा है। बाबा बैरागी ने कहा। अच्छा ठीक है, पंखुड़ी ने कहा और डिवाइस बंद करके रख दी। राज ने भी ये सारे मैसेज पढ़ लिए और उसके अंदर दोबारा से डर बैठ गया। उसकी किस्मत तो पहले से खराब चल रही थी। पिछले 4-5 दिनों में वो कई बार मरते मरते बचा था, लेकिन कलंदर की बात पढ़कर उसे इस बार बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। क्या हम भूतनाथ मंदिर जाने का प्लान ड्रॉप नहीं कर सकते? राज ने पंखुड़ी से भूतनाथ मंदिर न जाने के बारे में कहा। अरे तुम इतना डर क्यों रहे हो? भले ही ये लोग हमें चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अगर हमारे सामने मुसीबत आई तो हम दोनों डट कर उसका सामना करेंगे। पंखुड़ी ने राज को दिलासा देते हुए कहा। अभी भी राज का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो बेमन से पंखुड़ी के साथ भूतनाथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों लोग जाकर बस में बैठ गए और थोड़ी ही देर में ऋषिकेश आ गया। बस स्टॉप पर उतरते ही पंखुड़ी ने भूतनाथ मंदिर के बारे में पूछना शुरू कर दिया। सभी ने राज और पंखुड़ी को एक ही जगह का पता बताया तो दोनों उसी पते की ओर चल पड़े। लेकिन उस जगह को देखकर पंखुड़ी समझ गई कि ये कोई दूसरी जगह है। उसने बचपन में भूतनाथ मंदिर देखा था, जबकि जिस जगह वो खड़े थे वो काफी नई थी। तभी पंखुड़ी को एक पूछताछ केंद्र दिखाई दिया। पंखुड़ी तुरंत उस तरफ चल पड़ी। सुनिए, क्या आप पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में कुछ बता सकती हैं? पंखुड़ी ने पूछताछ खिड़की पर जाकर पूछा। पुराना भूतनाथ मंदिर? नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। वहाँ बैठी एक लड़की ने कहा। अच्छा फिर ठीक है, थैंक यू, पंखुड़ी ने जवाब दिया और वापस राज के पास आ गई। लगता है हमें कहीं और पूछना पड़ेगा, पंखुड़ी ने राज से कहा और दोनों रास्ते पर चलने लगे। हेलो सर, यहाँ 2 लोग पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में पूछ रहे थे। मुझे लगता है कि वो लोग वहाँ का रहस्य जानना चाहते हैं। पूछताछ केंद्र पर बैठी लड़की ने किसी को फोन लगाकर कहा। अच्छा, तो आखिरकार पहाड़ी महारथियों ने अपने सिपाहियों को भेज ही दिया। तुम चिंता मत करो, वो लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं लौटेंगे। फोन की दूसरी ओर से आवाज आई। जी ठीक है कलंदर जी, जैसा आपका आदेश, पूछताछ केंद्र की लड़की ने कहा और फोन रख दिया। कलंदर भी पहले पहाड़ी महारथियों में से एक था, लेकिन समय के साथ ताकत की उसकी भूख बढ़ती गई। उसने काले जादू की तरफ अपना रुख कर लिया। जैसे ही पहाड़ी महारथियों को इसके बारे में खबर मिली, उन्होंने कलंदर को अपने समूह से निकाल दिया। उसी दिन से कलंदर पहाड़ी महारथियों के खिलाफ हो गया। कलंदर ने अपनी खुद की फौज बना ली। उसे पता चला कि भूतनाथ मंदिर में छुपा रहस्य उसकी ताकत और बढ़ा सकता है। इसीलिए उसने भूतनाथ मंदिर को ढूंढना शुरू कर दिया।
लेकिन भूतनाथ मंदिर पर लगे जादुई प्रतिबंध को तोड़ पाना उसके वश में नहीं था। भूतनाथ मंदिर में सिर्फ पहाड़ी महारथी ही जा सकते थे, जबकि कलंदर की डिवाइस महारथियों ने छीन ली थी। ये वही डिवाइस थी जिसे कलंदर ने चोरी करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं लगा था और डिवाइस राज को मिल गई थी। राज और पंखुड़ी यहाँ वहाँ पूछते हुए एक बूढ़े आदमी के पास पहुँचे। सुनिए दादाजी, क्या आपने पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में सुना है? पंखुड़ी ने कहा, बेटा एक अरसा बीत गया कि किसी ने मुझसे पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में पूछा है। कई सालों पहले एक आदमी आया था, मुझसे पुराने भूतनाथ मंदिर के बारे में पूछा था, लेकिन शायद वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया था। बेटा वो मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है, उसके अंदर जाना सभी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर तुम फिर भी वहाँ जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें उसका पता जरूर बताऊंगा। आगे से सीधा जाकर तुम्हें एक पहाड़ी दिखाई देगी, उसी पहाड़ी पर आम के पेड़ों का पीछा करते हुए तुम्हें एक गुफा दिखाई देगी। वो गुफा आगे जाकर खुल जाती है और वही है रहस्यमयी भूतनाथ मंदिर। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वहाँ कई चुनौतियाँ तुम्हारा रास्ता देख रही हैं। अगर तुमसे कोई भी चूक हुई तो इसका खामियाजा तुम्हें अपनी जान देकर भी भुगतना पड़ सकता है। बूढ़े आदमी ने पंखुड़ी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, जी ठीक है दादाजी, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगी। थैंक यू, पंखुड़ी ने कहा और राज के पास आ गई। अब काफी रात हो गई है, इसीलिए हमें कल सुबह मंदिर के लिए निकलना होगा। आज रात हम यहीं पर ठहर जाते हैं, पंखुड़ी ने राज से कहा और दोनों ही होटल ढूंढने के लिए निकल गए। जहाँ वो खड़े थे वहीं उनकी सारी बातें एक आदमी ने सुन ली और उसने तुरंत किसी को फोन लगाया। कलंदर जी, उन दोनों को भूतनाथ मंदिर का पता चल चुका है, अब हमें क्या करना चाहिए? उस आदमी ने फोन पर कहा। अपने कुछ आदमियों को उनके पीछे लगा दो और मौका देखते ही उनका काम तमाम कर दो। उनके पास जो डिवाइस है वो लेकर सीधा मेरे पास आ जाना, मैं भी तो देखूं पहाड़ी महारथियों में कितना जोर है। कलंदर ने हंसते हुए कहा। उस आदमी ने अपने कुछ साथियों को फोन लगाकर बुला लिया और सभी राज और पंखुड़ी के पीछे पीछे जाने लगे। राज और पंखुड़ी ने एक होटल में अलग अलग कमरे लिए और आराम करने लगे। सुबह होते ही जब दोनों भूतनाथ मंदिर के लिए निकले तो एक सुनसान रास्ते पर कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। वो सभी काफी हट्टे कट्टे थे और उनकी आंखों में खून की प्यास साफ दिख रही थी। उन्होंने हाथों में धारदार हथियार ले रखे थे। उन सभी ने राज और पंखुड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। पंखुड़ी उनके हथियारों से समझ गई थी इनमें से कोई भी जादूगर नहीं है, लेकिन इतने सारे लोग और उनके हथियार देखकर वो पक्के तौर पर नहीं कह सकती थी कि वो अकेले इन सबको संभाल लेगी। उन आदमियों ने एक साथ राज और पंखुड़ी पर धावा बोल दिया। राज डर कर नीचे बैठ गया, लेकिन पंखुड़ी ने एक आदमी पर मंत्र पढ़ा जिससे वो दूर उछल गया। इसके बाद पंखुड़ी ने तेज हवाएं चलाकर उन लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उनके ताकतवर शरीर के कारण उन्हें रोक पाना नामुमकिन था। पंखुड़ी ने हड़बड़ी में उन पर आग से हमला किया, लेकिन उसका ये जादू उसके पुराने जादू के कारण ही बेकार चला गया। उन लोगों ने राज और पंखुड़ी को जकड़ लिया और उनमें से दो लोग उनकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगे। पंखुड़ी अब पूरी तरह से बेबस थी, जबकि राज डर के मारे कांप रहा था। इतने में ही राज का हाथ अपनी डिवाइस पर पड़ा और उसने अनजाने में ही बटन दबाना शुरू कर दिया। अचानक से एक तेज भूचाल आया और उन लोगों की पकड़ ढीली हो गई। मौका पाते ही पंखुड़ी ने तुरंत ही एक जोरदार मंत्र पढ़ा और वो सभी जमीन पर ढेर हो गए। राज और पंखुड़ी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग निकले। पंखुड़ी ने जल्दी से अपनी डिवाइस बाहर निकाली और ग्रुप में इस हमले की सारी जानकारी डाल दी। क्या तुम पर हमला हुआ है? अभी हम में से कोई भी वहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन तुम्हें ही इस मामले से निपटना होगा। कोशिश करना कि किसी मुसीबत में पड़े बिना अपनी जान बचा पाओ। एक बार बस भूतनाथ मंदिर पहुंच जाओ तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, बाबा बैरागी ने कहा। बाबा बैरागी का मैसेज देखकर राज बुरी तरह से डर गया। उसे लगा था कि पहाड़ी महारथियों में से कोई उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब राज और पंखुड़ी अपने दम पर ही ये काम करने के लिए मजबूर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने आगे बढ़ना ही ठीक समझा। जैसे ही वो लोग जंगल की तरफ आगे बढ़े, उन्हें आसपास से तेज रोशनी दिखाई दी। वो दोनों पेड़ों के सहारे छुप गए। इस बार कलंदर ने उनके पीछे जादूगर भेजे थे। पंखुड़ी इतने सारे लोगों से अकेले नहीं निपट सकती थी, इसीलिए राज ने एक तरकीब निकाली और उन पर छुपकर वार करने के बारे में सोचा। राज और पंखुड़ी चोरी छुपे एक एक जादूगर को पीछे से मारने लगे और देखते ही देखते सभी जादूगरों का सफाया हो गया।
आखिर हमने अपने दुश्मनों को मार ही गिराया, राज ने खुशी मनाते हुए कहा। ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है, तुम वाकई कमाल के हो। अब हमें किसी और के आने के पहले भूतनाथ मंदिर की ओर चल देना चाहिए, पंखुड़ी ने हाँफते हुए कहा और दोनों आगे बढ़ने लगे। जैसा उस बूढ़े आदमी ने बताया था, ठीक वैसे ही राज और पंखुड़ी आम के पेड़ों का पीछा करते हुए एक गुफा के पास पहुंच गए। गुफा में काफी अंधेरा था, तो पंखुड़ी और राज ने डिवाइस से रोशनी पैदा की और वो लोग गुफा के दूसरी तरफ निकल गए। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि गुफा के दूसरी तरफ सिर्फ एक खाली मैदान है। वहाँ किसी भी तरह का कोई मंदिर मौजूद नहीं था। क्या हमें किसी ने जाल में फंसाया है? क्या ये भी किसी की चाल है? राज ने हैरान होकर कहा। आखिर राज और पंखुड़ी को भूतनाथ मंदिर क्यों नहीं दिखा? क्या कैलेंडर ने पहले से ही सब कुछ तय करके रखा था और उन्हें अपने जैसे ही राज और पंखुड़ी गुफा के पार निकले, उन्हें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी राज को एक तरकीब सूझी। उसने तुरंत अपनी डिवाइस बाहर निकाली और डिवाइस से एक रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी सामने पड़ते ही अपने आप एक आकृति सामने आने लगी। अब राज और पंखुड़ी के सामने भूतनाथ मंदिर था। वाह राज, तुमने तो कमाल का दिमाग लगाया। अच्छा हुआ तुम मेरे साथ हो, पंखुड़ी ने राज की तारीफ करते हुए कहा और दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के भीतर घुसते ही अंदर तक कपकपी उठा देने वाला अंधेरा था। लेकिन ऐसी हालत में राज भी डर गया। वो उजाला करने के लिए अपनी जेब में फोन को ढूंढने लगा। राज की हालत इतनी बुरी हो रही थी कि डर के मारे उसकी पैंट गीली होने वाली ही थी, लेकिन राज जैसे तैसे खुद को काबू कर रहा था। टॉर्च जलाकर राज आगे बढ़ने लगा, जबकि उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। जैसे ही पंखुड़ी और राज मंदिर के अंदर पहुंचे, वहाँ से डरावनी आवाजें आने लगी थी। मंजर इतने भयानक होने लगे कि किसी की भी जान हालत में फंस जाए। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, राज को और भी ज्यादा डर लगना चालू हो गया। लेकिन पंखुड़ी बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसा लग रहा था जैसे पंखुड़ी को हमेशा से ही इस तरह के माहौल की आदत थी, या वो बचपन से ही इस पल के इंतजार में थी। उसने अपने पापा की डायरी में भूतनाथ मंदिर के बारे में सब कुछ पढ़ रखा था। इतने में ही तेज हवाएं चलने लगी, राज को ठिठुरन होने लगी और अचानक ही राज के पैर पर से एक बिल्ली गुजर गई। राज डर के मारे चीख उठा। अरे डरो मत राज, यहाँ डरने जैसा कुछ भी नहीं है। हम बस यहाँ भूत पकड़ने ही तो आए हैं। भूतनाथ मंदिर का रहस्य ही यही है, पंखुड़ी ने बिल्कुल सादे अंदाज में कहा। भूत? पंखुड़ी की बात सुनकर राज के पैरों के नीचे से जमीन फिसल गई। हाँ, मैंने अपने पापा की डायरी में इनके बारे में पढ़ा है। उन्होंने भी यहीं से भूत पकड़े थे और बाद में उन्हें और ताकतवर होने के लिए यही छोड़ दिया था। भूत आसानी से नहीं मिलते। अगर किसी के हाथ भूत लग जाए तो वो अपनी ताकत को भूत की ताकत के साथ मिला सकता है। पंखुड़ी ने डायरी की इन्फॉर्मेशन बताना शुरू कर दी। अच्छा, तो भूतों की शक्ति का पता कैसे लगाया जाता है? राज ने हैरान होकर पूछा। भूतों की भी अलग अलग वैरायटी होती है। एक सबसे कमजोर भूत से भी तीसरे लेवल तक की ताकत हासिल की जा सकती है। जब भूत की थोड़ी सी ताकत बढ़ जाती है तो वो हमला भी करने लगते हैं। इन्हें हासिल करके 6वें लेवल तक की ताकत हासिल की जा सकती है। और सबसे ऊंचे लेवल के जो भूत होते हैं उनमें सोचने समझने की शक्ति होती है। वो जादू भी सीख सकते हैं। अगर इस तरह के भूत अपने जादू पर काबू कर लेते थे तो वो खुद को अमर भी कर लेते थे। ऐसी हालत में फिर उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। पंखुड़ी ने नॉर्मल ढंग से जवाब दिया। तो क्या यहाँ भी ऐसे ताकतवर भूत मिलेंगे? राज ने घबरा कर पूछा। अरे इस लेवल के भूत तो सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। पिछले 10,000 सालों में इस लेवल के बस 5 भूतों की चर्चा मिलती है। भूतों की सबसे खास बात ये होती है कि यदि एक बार अपना मालिक चुन ले तो कभी भी उनके साथ धोखा नहीं करते। वो बिना किसी शिकायत के अपने मालिक का हर कहना मानते हैं। पंखुड़ी ने जवाब दिया। तो क्या अब भूत खत्म हो गए? राज की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने एक और सवाल पूछा। पहले कई भूत पाए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ भूतों की संख्या कम हो गई है। अब बस कुछ गिने चुने भूत ही बचे हैं और जिन्हें उनके बारे में पता है बस वो लोग ही उन तक पहुंच सकते हैं। हमारी तो किस्मत अच्छी है कि ये सारी जानकारी हमारे पास पहले से थी, वरना हम तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। ये सब मेरे पापा के इस डायरी के कारण ही हो पाया है। पंखुड़ी ने जल्दी जल्दी राज को भूतों के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो उसने उसके पापा की डायरी में पढ़ा था। तुम्हारे पापा ने उस भूत को यहाँ क्यों छोड़ा था?
राज ने हैरान होकर पूछा। जब मेरे पापा को वो भूत मिला तब वो इतना ताकतवर नहीं था, इसीलिए उसकी ताकत बढ़ाने के लिए पापा ने उसे यहाँ एक बंदिश लगाकर छोड़ दिया ताकि वो ताकतवर बन सके। तब मैं पैदा भी नहीं हुई थी और मेरे पापा चाहते थे कि मेरे बड़े होने तक वो भूत अच्छी तरह से ताकतवर हो जाए ताकि वो हमेशा मेरी रक्षा करें। पंखुड़ी ने जानकारी देते हुए कहा। तो क्या तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें इन सब के बारे में बताया? राज ने अपना अगला सवाल दाग दिया। नहीं, न जाने मेरे पापा ने कभी इसके बारे में मुझसे चर्चा क्यों नहीं की। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे उनकी डायरी मिल गई और मैं खुद यहाँ आ गई। अब तो आज मैं एक भूत पकड़ कर ही लौटूंगी। पंखुड़ी ने राज को सारी बात साफ साफ बता दी। इतनी बातचीत के बाद राज और पंखुड़ी ने आगे चलना शुरू किया। मंदिर के अंदर इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी थोड़ी ही दूर के बाद गायब हो रही थी। अचानक से पंखुड़ी और राज को भूत की आवाज सुनाई दी। पंखुड़ी को लगा था कि भूतनाथ मंदिर में सिर्फ एक ही भूत होगा, लेकिन उनके सामने दो भूत दिखाई दिए। उन्होंने पंखुड़ी पर हमला बोल दिया। जब तक पंखुड़ी एक भूत से निपटती, उतने में दूसरे भूत ने छिपकर उस पर हमला कर दिया। पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसके पापा ने यहाँ सिर्फ एक भूत छोड़ा था तो यहाँ दो भूत कहाँ से आए। अचानक हुए हमले के लिए पंखुड़ी तैयार नहीं थी, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। पंखुड़ी ने याद करके भूतों को पकड़ने के तरीके के बारे में सोचना शुरू किया। भूतों को काबू करने के बस दो तरीके थे, या तो उनके साथ भाईचारा बना लिया जाए और उन्हें अपनी तरफ मिला लिया जाए ताकि वो आपकी गुलामी स्वीकार कर ले, और या तो उन पर हमला करके उन्हें कैद कर लिया जाए और जबरदस्ती उन्हें अपना गुलाम बना लिया जाए। पंखुड़ी को फिलहाल दूसरा तरीका चुनना ही बेहतर लगा, क्योंकि जिस तरीके से भूतों ने उस पर हमला किया था वो भाईचारे के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। पंखुड़ी जादूगरी के तीसरे लेवल तक पहुंच चुकी थी। साथ ही साथ पंखुड़ी के पिता ने पंखुड़ी की ट्रेनिंग इस तरह से करवाई थी कि वो अपने आप में एक हथियार बन चुकी थी। पंखुड़ी पूरी तरह से हर लड़ाई के लिए तैयार थी। वो पहले से ही मन बना कर आई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज उसके और भूतों के रास्ते में कुछ भी नहीं आ सकता। उस भूत के अचानक हमले से पहले तो पंखुड़ी थोड़ी देर के लिए चौंकी, लेकिन उसने जल्द ही खुद पर काबू पा लिया। करिश्माई ताकतों, सामने आओ। भूत के हमले के पहले ही पंखुड़ी ने जवाबी हमला कर दिया। उसने दो ताकतवर शक्ति के गोले बनाए और भूतों पर उछाल दिए। जैसे ही शक्ति के गोले भूतों को लगे, उनके शरीर से धुआं उठने लगा। पंखुड़ी के मात्र एक हमले से भूतों की हालत ढीली हो गई। पंखुड़ी के एक ही वार से भूत हार की दहलीज पर पहुंच गए। पंखुड़ी को ये मौका अच्छा लगा। पंखुड़ी दौड़कर भूत के पास गई और उन पर सीधा हमला करने लगी। ऐसे में भूतों को भागने के अलावा और कोई तरीका बेहतर नहीं लगा। भूतों ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई और पंखुड़ी से दूर उड़ने की कोशिश करने लगे। जैसे जैसे पंखुड़ी अपना हाथ घुमाती, वैसे वैसे भूतों की हालत और बुरी होती जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में उनकी राख हवा में उड़ जाएगी। हालांकि पंखुड़ी अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं कर रही थी, क्योंकि वो भूतों को कैद करना चाहती थी, ना कि उन्हें बर्बाद करना। क्योंकि अगर पंखुड़ी अपनी पूरी ताकत से हमला कर देती तो भूतों की धज्जियां उड़ जाती। लगातार हो रहे हमलों से भूतों ने अपनी जान बचाई और मंदिर के किनारे जाकर अपना सबसे ताकतवर हमला किया। उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया और उनको एक जगह पर केंद्रित करने लगे। एक भूत ने जोर से चिल्लाया। भूत के सामने एक छोटी सी सुनहरी रोशनी चमकने लगी और वो पंखुड़ी की तरफ बढ़ने लगा। दूसरा भूत भी जोर से चिल्लाया और उसके सामने लाल रोशनी चमकने लगी। अचानक ही उसका आकार 2 गुना हो गया। इस तरह दोनों ही भूतों ने अपनी ताकत बढ़ा ली और अब वो पंखुड़ी और राज की जान को खतरा बन गए। भूतों को अपनी सारी शक्तियों के साथ अपना लड़ना भारी लगने लगा था, लेकिन पंखुड़ी के इरादे कुछ अलग ही थे। क्या यही तुम्हारा सबसे खास हमला है? अगर ऐसा ही है तो अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि जिसे तुम लोग अपना बेस्ट समझ रहे हो वो मेरी शुरुआत के बराबर भी नहीं है। पंखुड़ी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहा। थोड़ी ही देर में पंखुड़ी ने अपनी कलाइयों को रगड़ा और अपने हाथों से तितली का आकार बनाया। ये जादू पंखुड़ी का पुश्तैनी जादू था, जिसका नाम तितली का नाच था। इस जादू की मदद से किसी भी तरह की शील्ड और डिफेंस को तोड़ा जा सकता था। अभी पंखुड़ी के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूत के सामने की शील्ड को तोड़ना ही था, क्योंकि उसके बिना वो उस भूत को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसीलिए पंखुड़ी ने भी अपना सबसे खास तरीका अपनाना बेहतर समझा।
अब ये लड़ाई पंखुड़ी के लिए बच्चों का खेल बन चुकी थी, जबकि अभी तो बस उसने शुरुआत की थी। पंखुड़ी के जादू के एक ही वार से एक भूत ढेर हो गया। वो घिसटता हुआ जमीन पर जा गिरा। इसके बाद पंखुड़ी ने उस भूत को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। ये देखकर जिस भूत का आकार दोगुना था और जिसके आगे लाल रोशनी चमक रही थी, वो अपने साथी भूत की मदद करने के लिए गया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ उड़ गया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझसे उलझने का अंजाम होता क्या है। दोगुने आकार वाले भूत ने हंसते हुए कहा। दोगुने आकार वाला भूत अब तक काफी ताकत हासिल कर चुका था और उसने पंखुड़ी का बनाया हुआ सारा जाल तोड़ दिया था। पंखुड़ी की सारी मेहनत पर पानी फिरता देख भूतों के हौसले दोबारा बढ़ने लगे। उन्हें लगने लगा कि अब राज और पंखुड़ी को हराने का असली मौका आ चुका है। जैसे ही भूतों को पकड़ने का जाल टूटा, भूत शक्तियों से आजाद हो गए और वो राज की तरफ बढ़ने लगे। वो राज का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे। बस ऐसा ही करके वो पंखुड़ी को चुनौती दे सकते थे। हमें यहाँ से भागना पड़ा। दोनों भूतों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें किसी के आगे इतना बेबस होना पड़ेगा कि उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़े। इस समय राज जमीन की ओर झुककर अपना फोन उठा रहा था। हे भगवान, राज! राज की तरफ बढ़ते खतरे को भांपकर पंखुड़ी जोर से चिल्लाई और उसने अपने पैर जमीन पर पटके वो बिजली जैसी रोशनी से भूतों की तरफ दौड़ने लगी। हालांकि दोनों में से एक भूत ने अपनी रफ्तार पहले ही बढ़ा ली थी, इसीलिए वो पंखुड़ी के हाथ में आने वाला नहीं था। वो भूत बेकाबू होकर राज की तरफ बढ़ने लगा। आज तेरी मौत मेरे हाथों में लिखी है। पहले तुझे खाऊंगा, इसके बाद तेरी साथी को भी मौत के घाट उतार दूंगा। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों ने यहाँ आकर अपनी मौत को न्योता दिया है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। भूत जोर से चिल्लाया और राज को खाने दौड़ा। राज का ध्यान इन दोनों भूतों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस अपना फोन उठाना चाहता था। जैसे ही राज अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, उसकी लाइट एक अजीबोगरीब चीज पर पड़ती है। राज को जमीन पर एक पौधा दिखाई देता है। इस पौधे का आकार सांप के आकार का था। उसके पूरे भाग में काले रंग के धब्बे थे। ये तो जहर भरा सर्पिला पौधा है। शल्य ने पहाड़ी इमारती में इसी पौधे की तो बात कही थी। इस पौधे को देखकर राज को शल्य की दवाई के इंग्रेडिएंट्स याद आ गए। वो इस पौधे को जानते थे। राज ने बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाया और पौधे को खींच लिया। राज को लग रहा था कि अगर ये पौधा शल्य को मिल जाए तो शायद बात बदल सकती है। धड़ाम! राज के पौधे तक पहुंचते ही जोरदार आवाज आती है और पंखुड़ी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या राज ने पौधे को छूकर फिर से अपनी जान का खतरा मोल ले लिया? जब दोनों भूत राज की तरफ बढ़ रहे थे, तभी राज ने एक पौधा खींचा। ये पौधा असल में भूतों को पकड़ने की एक बंदिश था, जिससे राज के चारों ओर एक शील्ड बन गई और भूत उससे टकराकर दूर उछल गए। आखिर राज ऐसी सिचुएशन में भी इतना शांत कैसे रह सकता है? उसकी तरफ दो भयानक भूत बढ़ रहे थे और उसे इस सबसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। राज ने जिस पौधे को छुआ था, वो सर्पिला पौधा इतना रेयर नहीं था, लेकिन मंदिर के अंदर उसका होना काफी बड़ी बात थी। इस पौधे को यहाँ बंदिश लगाने के लिए उगाया गया था। उसी को खींचने की वजह से शील्ड एक्टिवेट हो गई और दोनों ही भूत उस शील्ड से इस तरह उछल गए जैसे उनमें किसी तरह की स्प्रिंग लगा दी गई हो। उनको इतनी तेज मार पड़ी थी कि उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। भूत बुरी हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। अब उनमें खड़े होने लायक ताकत भी नहीं बची थी। उनका सारा बल खत्म हो चुका था। कितना कितना ताकतवर वार था। पंखुड़ी की नजरों में राज के लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत थी और वो राज के प्रेजेंस ऑफ माइंड की जितनी तारीफ करे उतनी कम थी। एक तरफ जहाँ पंखुड़ी बड़ी मशक्कत करके भूतों से निपटने में लगी थी, वहीं दूसरी ओर राज ने बिल्कुल शांत ढंग से मामला रफा दफा कर दिया था। यहाँ तक कि पंखुड़ी को तो ये पौधों की बंदिश दिखाई भी नहीं दी थी। उसे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर राज ने इस पौधे को कब ढूंढा। हालांकि ये सच सिर्फ पंखुड़ी तक ही सीमित था, जबकि असली सच तो कुछ और ही था। राज ने तो अनजाने में उस पौधे को खींचने का काम किया था। उसे तो भनक भी नहीं थी उस पौधे से इतना कमाल का जादू हो सकता था, क्योंकि ये कोई आम पौधा मात्र नहीं था। इस पौधे से मंदिर में लगाई गई सभी बंदिशों की जड़ थी।
क्या ये पौधा मेरे पापा ने ही लगाया था? लगता है मेरे पापा ने यहाँ पूरी व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। उन्होंने मंदिर में 2 तरह की सुरक्षा लगाई थी। पहले में तो सामान्य जाल थे जिनसे भूत बाहर न भाग पाए, और दूसरे में छुपी हुई ये खास बंदिशें जिन्हें सिर्फ सर्पिले पौधे को उखाड़ कर ही एक्टिवेट किया जा सकता था। ये सुरक्षा भूतों को कंट्रोल करने के लिए तैयार की गई होगी। पंखुड़ी के मन में लगातार यही सवाल दौड़ रहा था। पंखुड़ी ने ध्यान से चारों ओर देखा और उसे सारी बातें परत दर परत समझ में आने लगी। शायद राज ने यहाँ आने के तुरंत बाद ही इस बंदिश को ढूंढ लिया होगा। उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। राज में वाकई काबिलियत है, मुझे इससे सीखने की बहुत जरूरत है। पंखुड़ी राज को देखते हुए सोचने लगी। थोड़ी देर बाद पंखुड़ी दोनों भूतों के पास गई और उनके ऊपर लात रख कर खड़ी हो गई। इसके बाद उसने अपनी जेब से 2 मोती निकाले जिनमें से ठंडी हवा निकल रही थी। आखिर ये क्या चीज है? राज ने मोतियों की तरफ देखकर हैरानी में पूछा। ये आत्मा पकड़ने वाले बर्फीले मोती हैं। ये काफी कीमती होते हैं। एक अच्छी बंदिश का जादू करने के बाद कोई भी इन्हें मोतियों में कैद कर सकता है। पंखुड़ी ने जवाब दिया। असल में वो और भी कई सारे मोती लेकर आई थी, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि वो एक ही बार में आत्मा को कैद कर लेगी। भूतों को कैद करने के लिए पंखुड़ी ने दोनों बर्फीले मोतियों को अपनी उंगलियों के बीच में फंसाया और बंदिशों के मंत्र पढ़ने लगी। कैद हो जाओ। आखिर में पंखुड़ी ने जोर से दोहराया। भूतों की हालत बुरी थी, इसीलिए वो कुछ भी करने के काबिल नहीं थे। बिना किसी रोक टोक के भूत बर्फीले मोतियों में कैद होने लगे। राज की आंखों के सामने 2 हरी रोशनियां चमकी और भूत सीधा जाकर मोतियों में कैद होने लगे। ये तो कमाल का नजारा था। अभी अभी जो हुआ इसे कोई भी वैज्ञानिक समझ नहीं सकता। ये सब चीजें अभी तक कहानियों में सुना करते थे। ये हमेशा से इस दुनिया का हिस्सा है। राज इस जादू की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपने पिछले 18 सालों में कभी इस तरह का कुछ महसूस नहीं किया था, जबकि आज उसने भूतों को अपनी आंखों के सामने देखा था। राज, मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? यदि आज तुम नहीं होते तो शायद ये दोनों भूत भाग गए होते, और शायद भागने के बाद वो कभी यहाँ लौट कर नहीं आते। ऐसे में उन्हें ढूंढना नामुमकिन हो जाता। पंखुड़ी ने राज का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। अरे अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, राज ने हंसते हुए कहा। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है, लेकिन किसी की तरफ से आई तारीफ को कौन नकारता है। इसीलिए राज को हंसने के अलावा और कुछ नहीं सूझा। राज, यहाँ 2 भूत थे और मुझे बस एक ही चाहिए। दूसरा मोती मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। शायद तुम्हें कभी इसकी जरूरत न पड़े, लेकिन तुम जिसे भी देना चाहते हो दे सकते हो। पंखुड़ी राज की इतनी एहसानमंद हो चुकी थी कि मोती कैद किए भूत को देने में उसे जरा भी झिझक नहीं हो रही थी। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मैं किसको दूंगा? राज ने मन ही मन सोचा। ये चीज काफी कीमती है, मैं नहीं ले सकता। राज ने साफ तौर पर मना करते हुए कहा और सोचने लगा, ये लड़की आखिर समझती क्यों नहीं है कि इसके अंदर भूत बंद है। अगर धोखे से भी भूत बाहर आ गया तो मेरी हालत तो खराब हो जाएगी। इस मोती को लेना तो खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मुझे किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है जो मैं ऐसी चीज को अपने पास रखूंगा। राज अभी भी बड़ी असमंजस में था। उसे अभी भी ये एक सपना लग रहा था, लेकिन इस पर भरोसा नहीं करना भी राज के लिए मुश्किल हो गया था। राज, तुम्हें मोती रखना ही होगा। तुमने भूतनाथ मंदिर में इन्हें ढूंढने में मेरी मदद की। अगर तुमने ये मोती नहीं लिया तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और अगर मेरा मन अच्छा नहीं रहा तो शायद मुझे जादू करने में दिक्कत होने लगेगी। पंखुड़ी ने राज से मोती लेने की गुजारिश करते हुए कहा और जबरदस्ती उस मोती को राज की मुट्ठी में थमा दिया। इसके बाद राज मोती लेने से इनकार नहीं कर पाया और उसे मोती रखना ही पड़ा। जैसे ही राज ने मोती को छुआ, उसे वो बहुत ठंडा लगा। इतने गर्म माहौल के बाद भी उसे अंदर से ठंडक महसूस हो रही थी। वो एकदम अंदर से तरोताजा महसूस कर रहा था। ये मोती तो कमाल का है। इसे गर्मियों में साथ लेकर चलने का मतलब है एसी लेकर चलना। राज ने मोती को हाथ में रखकर सोचा, चलो राज, अब वापस चले। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना सारा सामान समेटने लगी। राज के पास कोई सामान नहीं था, उसे तो मोती जेब में रखना था। वो तो कब से इस डरावनी जगह से बाहर निकलना चाहता था। ये मोती मुझे खुद पंखुड़ी ने दिया है और इसमें बंदिश भी लगी है। ऐसे में भूत का बाहर निकल पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए मुझे इस मोती को अपने पास ही रखना चाहिए। राज ने भूतनाथ मंदिर से बाहर निकलते हुए सोचा, चलो अभी चलकर अपनी होटल में सो जाते हैं। कल सुबह हम वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। जब राज बाहर निकला तो शाम होने वाली थी, इसीलिए उसे वापस लौटने के लिए ये समय जरा भी ठीक नहीं लगा। ठीक है,
पंखुड़ी आज काफी अच्छे मूड में थी, इसीलिए उसे भी राज की इस बात में कोई खराबी नहीं दिखी। राज और पंखुड़ी दोनों जंगल से बाहर की तरफ आ गए। आउच! अचानक से पंखुड़ी ने चीखा। उसका एक पैर मुड़ गया था, जिससे उसकी चप्पल टूट गई थी। भूतों को पकड़ते समय पंखुड़ी को कुछ भी होश नहीं था, इसीलिए शायद उसकी चप्पल की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? राज ने चिंता जताते हुए पूछा। हाँ, लगता है मेरी चप्पल टूट गई है, पंखुड़ी ने एक आम सा जवाब दिया। चलो यहीं कहीं आसपास में कोई दुकान देखकर तुम्हारे लिए नई चप्पल ले लेते हैं, राज ने अपना नजरिया बताते हुए कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा, पंखुड़ी ने राज के नजरिए को स्वीकार करते हुए कहा। तुम अभी के लिए मेरा सहारा लेकर चल सकती हो, हमें बाहर ही कोई न कोई टैक्सी जरूर मिल जाएगी। शायद हमारी होटल के पास ही हमें दुकान भी मिल जानी चाहिए, राज ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। इसके बाद राज और पंखुड़ी दोनों टैक्सी पकड़कर भूतनाथ मंदिर को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गए। पंखुड़ी ने अपना सारा सामान बैग में भरकर बगल में रख लिया था और वो लगातार मुस्कुरा रही थी, क्योंकि आज का दिन उसके लिए काफी यादगार था। अपने होटल के पास पहुंचकर ही राज को जूतों की एक दुकान दिखाई दी। आंटी, ये चप्पल कितने की है? राज ने दुकानदार की तरफ बढ़कर पूछा। 1000 रुपए की, दुकानदार ने जवाब दिया। अरे ये तो बहुत महंगी है, 500 रुपए में लग जाए तो लिया जा सकता है, इससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं, राज ने मोल भाव करते हुए कहा। राज अच्छे से जानता था कि सड़क किनारे की दुकानें उटपटांग दाम बताते हैं, जिनमें मोल भाव की काफी संभावना होती है, इसीलिए उसने चप्पल का सीधा आधा दाम लगा दिया। अच्छा ऐसा है, दुकानदार ने कहा और आगे बोली। तो तुम्हें कौन से पैर की चप्पल चाहिए? राज दुकानदार के जवाब से भौचक्का रह गया। दुकानदार ने राज को उसी के अंदाज में जवाब देकर राज की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी थी। दुकानदार का जवाब सुनकर पंखुड़ी जोर जोर से हंसने लगी। बाद में राज ने 1000 रुपए देकर वो चप्पल ले ली और पंखुड़ी को दे दी। इसके बाद दोनों अपनी होटल की तरफ बढ़ने लगे। अच्छा ये बताओ, क्या मैंने उस दुकानदार से आंटी कहकर कुछ गलत किया? मुझे ऐसा क्यों लगा कि उसे आंटी सुनकर जरा भी अच्छा नहीं लगा था। उसने ऐसे गंदे तरीके से मुझे देखा था कि मैं तो डर ही गया था, राज ने मजाकिया लहजे में पंखुड़ी से पूछा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पंखुड़ी ने हंसते हुए कहा और सोचने लगी। राज तो वाकई नादान है, वो दुकानदार तो मुश्किल से 29 साल की होगी, ऐसे में उसे आंटी सुनना कैसे अच्छा लग सकता है। वो तो खैर मनाओ कि उसने गुस्से में चप्पल 2000 की नहीं बताई। राज और पंखुड़ी के भूतनाथ मंदिर से निकल जाने के काफी देर बाद जंगल में एक परछाई दिखाई दी। उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और उसे जला लिया। वो आदमी सिगरेट पीते हुए धीमे धीमे से हंस रहा था। ये और कोई नहीं, खुद कलंदर था। वो राज और पंखुड़ी के भूतनाथ मंदिर के अंदर जाते ही वहाँ आ गया था और उनके वहाँ से जाने तक पेड़ों के पीछे छुपकर सब कुछ देखता रहा। राज और पंखुड़ी को भूतनाथ मंदिर से लौटने में काफी समय लग गया, लेकिन इसके बाद भी कलंदर अपनी जगह से हिला नहीं। उसने अपनी आंखों से पंखुड़ी और राज को भूतों को कैद करके ले जाते हुए देखा, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके पास जबरदस्ती वो मोती छीनने का मौका था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि पंखुड़ी की ताकत फिलहाल उससे भी ज्यादा थी। पहाड़ी महारथी छोड़ने और काले जादू की तरफ बढ़ने से कलंदर लगातार अपनी शक्तियों को खोता जा रहा था। अपनी शक्तियों को बरकरार रखने के लिए उसे भूतों और बाकी चीजों की सख्त जरूरत थी, लेकिन अभी के लिए वो किसी से भी सीधी लड़ाई नहीं कर सकता था, खास तौर पर उससे जिसके पास पहले से ही कैद किए हुए भूत हो। ऐसे में कलंदर की हार निश्चित थी और फिर शायद वो दोबारा अपनी मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाता। तुम दोनों से तो मैं जल्द ही दोबारा निपट लूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे तो बस ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम दोनों यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। कलंदर ने अपने दांत पीसते हुए कहा और जोर जोर से हंसने लगा। आखिर कलंदर के दिमाग में क्या चल रहा था? क्या राज और पंखुड़ी के ऊपर कोई नया खतरा मंडरा रहा था? क्या कैद भूतों के मोतियों के कारण राज और पंखुड़ी की जान को जोखिम बढ़ चुका था? भले ही कलंदर ने कोई भी धमकी क्यों न दी हो, लेकिन सच तो ये था कि अभी की उसकी हालत के हिसाब से सभी जादूगर उस पर हावी हो सकते थे। पंखुड़ी का छोटा सा हमला भी उसे बड़ी चोट पहुंचा सकता था, क्योंकि पंखुड़ी के जादू ने भूतों की शील्ड तक को तहस नहस कर दिया था। इसके अलावा पंखुड़ी के पास और भी तरह के जादू मौजूद थे जो कि उसे और ताकतवर बनाते थे। अगर कलंदर इस वक्त राज और पंखुड़ी से पंगा लेने की हिम्मत करता तो शायद वो राख में मिल जाता। उस लड़की ने जादूगरी के दूसरे लेवल में तो महारत हासिल कर ली है,
लेकिन मुझे तो लगता है कि वो इतनी कम उम्र में ही तीसरे लेवल तक पहुंचने वाली है। अगर ये बात सच निकली तो शायद उसका मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई भी न बचे। मुझे फिलहाल इस लड़की से बचकर ही रहना होगा, वरना शायद मेरे किए कराए पर पानी फिर सकता है। कलंदर ने पंखुड़ी के बारे में सोचा और हैरान रह गया। कलंदर के पास फिलहाल ना तो पंखुड़ी जैसा जादू था, न ही उसके जैसा हथियार। इसीलिए पंखुड़ी पर हमला ना करके कलंदर ने अपनी जान बचाई थी। अगर कलंदर ने पंखुड़ी पर छुपकर भी वार किया होता तो भी शायद वो कामयाब नहीं हो पाता। शायद पंखुड़ी कलंदर को एक ऐसे भूत में बदल देती जो शायद किसी भी काम का नहीं रहता। लेकिन उस लड़के के अंदर मुझे किसी भी तरह का जादू महसूस नहीं हुआ। शायद उसमें जादू की काबिलियत ही नहीं थी। लेकिन अगर उसमें जादू की काबिलियत नहीं थी तो उसने उस बंदिश को इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया? उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए बच्चों का काम था। कलंदर राज के बारे में सोचकर हैरान था। उसे राज का किरदार समझने में बहुत दिक्कत आ रही थी। जिन बंदिशों को ढूंढने और उन्हें खोलने में अच्छे अच्छे जादूगर के पसीने छूट जाते हैं, उसे उस लड़की ने पलक झपकते ही खोल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के पास अपनी शक्तियां छुपाने की भी ताकत है? लेकिन इस तरह के जादूगर तो बस कहानियों में ही सुनने को मिलते हैं। क्या वो लड़का कोई महान जादूगर है? कलंदर ने जंगल के पास खड़े खड़े एक बार फिर से राज के बारे में सोचा। भले ही अनजाने में हो, लेकिन राज ने बंदिश खोलकर वो काम किया था जो किसी भी आम इंसान के लिए, यहाँ तक कि जादूगर के लिए भी नामुमकिन के बराबर था। इसीलिए जब भी कलंदर के दिमाग में राज का ख्याल आ रहा था वो परेशान हो जाता था। मुझे उस लड़के से भी बचकर रहना होगा और शायद मुझे उस पर नजर भी रखवानी होगी। अगर मैंने इन लोगों पर नजर नहीं रखी तो शायद मैं कभी भी भूतों को काबू करना नहीं सीख पाऊंगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा काला जादू पूरी तरह से बेकार हो जाएगा और मैं कभी भी लंबी उम्र तक नहीं जी पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके ये काम करना ही होगा, अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कलंदर ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए सोचा। कलंदर ने अपनी आधी जिंदगी सिर्फ भूतनाथ मंदिर और भूतों के रहस्यों को जानने में लगाई थी। वो इतने लंबे अरसे से अपने जादू को दोबारा ताकतवर बनाने का इंतजार कर रहा था, जितने में एक आम इंसान उम्मीद हार जाता है। लेकिन कलंदर अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसने ये रास्ता हार मानने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया पर राज करने के लिए चुना था। इसीलिए अब उसके पास पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं था। आज भी कलंदर अपने सीने पर एक बड़ा भार लेकर घूम रहा था, एक भार जो उसे हर पल अपनी नाकामियों की याद दिलाता था। कलंदर ने अपने सीने को छुआ और आसमान की तरफ देखने लगा। जब उन लोगों को भूत मिल गया था तो उन्होंने मेरे लिए एक भूत क्यों नहीं छोड़ा? मैंने अपने भूत के ताकतवर होने का कितने सालों तक इंतजार किया था। उन लोगों को मेरा भूत ले जाने का कोई हक नहीं। कलंदर ने जोर से चीखा। भूतनाथ मंदिर में कैद एक भूत को खुद पंखुड़ी के पापा ने वहाँ छोड़ा था, लेकिन दूसरा भूत खुद कलंदर वहाँ छोड़कर आया था ताकि वो ताकतवर बन सके। लेकिन कलंदर की सालों की मेहनत पर पंखुड़ी और राज ने पानी फेर दिया था। लेकिन ऐसा क्या था जिसके कारण कलंदर ने पहले जाकर अपने भूत को मंदिर से नहीं उठाया? ऐसा नहीं था कि कलंदर ने कोशिश नहीं की। उसने कई बार भूतनाथ मंदिर में जाने और अपने भूत को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि कलंदर कभी भी भूतनाथ मंदिर की सुरक्षा को पार नहीं कर पाया। भूतनाथ मंदिर की सुरक्षा का तोड़ दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास था और बदकिस्मती से कलंदर उनमें से एक था। राज ने जिस बंदिश को खोला था उसके अलावा भूतनाथ मंदिर में 5 बंदिशें और भी थी। कलंदर चाहकर भी इन बंदिशों को खोल नहीं सकता था। भूतनाथ मंदिर पर पंखुड़ी के पापा और उनके वंश का पुराना अधिकार था और उनके वंश का कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से भूतनाथ मंदिर के अंदर जा सकता था। और जब तक वहाँ बंदिशें मौजूद थी वहाँ किसी और का जाना नामुमकिन था। पंखुड़ी का वंश और उसका भ्रामक कबीला सालों से भूतनाथ मंदिर की रक्षा कर रहा था। इस कारण भूतनाथ मंदिर अभी तक अपने अस्तित्व को बरकरार रख पाया था। भूतनाथ मंदिर के अंदर भूतों को भेजा जा सकता था, लेकिन उसमें से भूतों को निकालने के लिए सिर्फ पंखुड़ी का वंश ही आगे जा सकता था। मुझे उस भ्रामक वंश और उसके कबीले से नफरत है। उन्होंने मेरी जिंदगी भर की मेहनत को एक पल में बर्बाद कर दिया। मैं हर हाल में उनसे बदला लेकर रहूंगा, लेकिन मुझे बहुत सोच समझ कर कदम रखने होंगे, वरना जल्दबाजी में शायद अपनी जान से भी हाथ धो सकता हूँ। कलंदर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। जब कलंदर ने भूत को मंदिर के अंदर भेजा था तो उसे लगता था कि उसने बंदिश को तोड़ दिया है, इसलिए उसे लगता था कि अब तो सफलता उसके कदमों के नीचे थी और वो भूतों के ताकतवर होने का इंतजार करने लगा था। लेकिन अंततः कुछ भी कलंदर के हिस्से में नहीं आया था।
कलंदर ने जब भी भूतनाथ मंदिर के अंदर जाने की कोशिश की, वहाँ की सुरक्षा ने उसे नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। अब मुझे समझ आ गया है, ये सब कुछ इस लड़की के लिए ही सुरक्षित रखा गया था। इसके पिता ने इतने सालों तक इसके बड़े होने का इंतजार किया और इसे सब कुछ बना बनाया मिल गया। आखिर कोई किसी को इतनी आसानी से बेशकीमती चीजें कैसे दे सकता है? इतनी सारी सुरक्षा जिससे निकलना किसी के लिए भी नामुमकिन हो, उससे ये लड़की ऐसे निकल गई जैसे इसके लिए कोई बच्चों का खेल हो। ये तो साफ साफ नाइंसाफी है। जादू का ऐसा इस्तेमाल तो जादूगरों के लिए शर्म की बात है। कलंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। कलंदर को तो यहाँ तक लगता था कि पंखुड़ी के पिता ने उसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि पंखुड़ी की काबिलियत बाकी जादूगरों से हटकर थी। इतने समय के इंतजार के बाद कलंदर की आंखों में अब बस ताकत की लालच बची थी। मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। कम से कम मुझे अपने भूत को तो वापस लाना ही होगा, चाहे मुझे अपनी जिंदगी दांव पर क्यों न लगानी पड़े। मैं उसे लाकर ही रहूंगा। कलंदर ने धीमे से बड़बड़ाया और जंगल से आगे बढ़ने लगा। अगर कलंदर के हाथ में भूत लग जाता तो शायद वो बड़ी आसानी से तीसरे लेवल का जादूगर बन सकता था, जिससे उसके सालों की मेहनत रंग लाती। कलंदर इस ताकत के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए और कुछ भी करने के लिए तैयार बैठा था। कलंदर ने एक बार मुड़कर भूतनाथ मंदिर की गुफा को देखा और वहाँ से चला गया। वहीं पंखुड़ी को अभी तक मालूम भी नहीं था कि उसके पापा ने भूतनाथ मंदिर में उसकी मदद के लिए कितना कुछ तैयार कर रखा था। एक पिता अपनी बेटी के लिए जितना भी कर सकता था, पंखुड़ी के पिता ने उसके लिए उससे भी कहीं ज्यादा किया था। पंखुड़ी के दिमाग में शायद ऐसा ख्याल भी नहीं आ रहा था और वो बड़े आराम से अपने कमरे में सो रही थी। अगली सुबह राज की नींद करीब 8 बजे खुली। पंखुड़ी राज से पहले उठ चुकी थी। तुम कितनी देर से जाग रही हो? राज ने बिस्तर से निकलकर पूछा। बस थोड़ी देर हुई है, मैंने सिर्फ अपने जादू की प्रैक्टिस की है। क्या अब हमें वापस चलना चाहिए? पंखुड़ी ने जवाब देकर कहा। हाँ, पहले थोड़ा कुछ नाश्ता कर लें, इसके बाद हम निकल चलेंगे। राज ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। राज और पंखुड़ी के होटल के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसका ध्यान पूरी तरह से राज और पंखुड़ी के कमरों की तरफ था। उस आदमी ने अपना फोन बाहर निकाला और किसी को फोन लगाया। पापा, मुझे लगता है कि उसने कर दिखाया। उसे भूतनाथ मंदिर में भूत मिल गया और शायद उसने भूत को कैद भी कर लिया। मुझे लगता है कल या परसों तक वो अपने घर वापस लौट जाएगी। उस आदमी ने किसी से बात करते हुए कहा। इस आदमी के बात करने का लहजा बहुत ही आलस भरा था। उसने इतनी सी बात को बोलने में इतना समय लगाया जैसे बोलते बोलते सोने वाला हो। ये तो कमाल की खबर है। इस लड़की ने वाकई नाक में दम कर रखा है। क्या रास्ते में उसके साथ कुछ अजीब हुआ? फोन की दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई। नहीं, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हमने सोचा था, उस आदमी ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, लड़की पर नजर रखो और जैसे ही वो कबीले के लिए निकले मुझे खबर करो। भूतनाथ मंदिर में जाकर सारी बंदिशों को नष्ट कर दो ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए मुझे माफ करना जिष्णु बेटा। फोन की दूसरी तरफ से काफी घबराहट भरी आवाज आई। कोई बात नहीं, ये सब कुछ चलता रहता है, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, जिष्णु ने हंसते हुए कहा और फोन रख दिया। यूं तो जिष्णु ने 2 बातें ऐसी देखी थी जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उनमें से एक तो था कलंदर और दूसरा राज। कलंदर को देखकर मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि वो अपनी जगह से हिला भी नहीं, क्योंकि वो अगर कुछ भी हरकत करने की कोशिश करता तो मैं उसे मौत के हवाले कर देता। जिष्णु ने कलंदर के बारे में सोचा और हंसने लगा। लेकिन ये राज नाम का लड़का बहुत सिरदर्द है, इसका तो कुछ करना ही होगा। अगर पापा को पता चला कि ये लड़की पूरे समय इस लड़के के साथ घूम रही थी तो शायद उनका गुस्सा और भी बढ़ सकता है। लेकिन उनका आदेश मिलने तक मुझे चुप ही रहना होगा। जब तक कुछ अजीब नहीं होता मैं पापा को राज के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। अगर पापा ने मुझे इसका पीछा करने को कहा तो मैं तो जबरन ही फंस जाऊंगा। जिष्णु ने होटल में राज की तरफ देखकर सोचा। जिष्णु एक बहुत ही काबिल जादूगर था। उसने अपने अंदर की ऊर्जा को काबू में करना सीख लिया था, इसीलिए उसे ज्यादा सांस भी नहीं लेनी पड़ती थी। उसकी इस टेक्निक का नाम था कछुआ सांस। जिष्णु हर काम को पूरे आलस के साथ करने में विश्वास रखता था। लेकिन आखिर जिष्णु किसके आदेश का पालन कर रहा था? क्या पंखुड़ी के किए कराए पर पानी करने वाला था? क्या उसके हाथ से भूत छीनने के लिए कोई पहले से तैयार बैठा था? आखिर वो कौन था जिससे विष्णु फोन पर बात कर रहा था? क्या कलंदर राज से अपने भूत को वापस छीनने के लिए कोई नया जाल बिछाने वाला है, या जिष्णु ही राज का काम तमाम करने का मन बना सकता? असल में बात इतनी थी कि पंखुड़ी के पिता ने उसके पीछे जिष्णु को लगाया था ताकि पंखुड़ी पर नजर रखी जा सके। उन्हें शुरू से ही मालूम था कि पंखुड़ी ने चोरी से उनकी डायरी उठा ली है, लेकिन वो डायरी रहस्यों के साथ साथ कई खतरे भी अपने साथ उजागर करती थी। इसीलिए
एक पिता के तौर पर पंखुड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई और जिष्णु को पंखुड़ी के पीछे लगा दिया। सुबह नाश्ता करने के बाद राज और पंखुड़ी ने वापस देहरादून की बस पकड़ ली। दोनों बड़ी ही खुशी के साथ अपने सफर का आनंद लेते हुए देहरादून पहुंच गए। क्या तुम मेरे स्कूल चलना चाहोगी? राज ने बड़े मन के साथ पंखुड़ी से पूछा। राज को अभी भी महसूस हुआ था कि पंखुड़ी और उसका साथ बस चंद पलों का मोहताज बचा था। उसे पता भी नहीं चला कि जब उसे पंखुड़ी का साथ पसंद आने लगा था, स्कूल में उससे बात करने वाला कोई नहीं होता था सिवाय उसके रूममेट की। राज की किसी से दोस्ती भी नहीं थी, लेकिन पंखुड़ी के साथ बिताए पल उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पलों में से थे। राज चाहता था कि वो पंखुड़ी के साथ कुछ और समय बिता सके। पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अब शायद निकलना चाहिए। आगे कभी मौका रहा तो मैं जरूर तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन अभी मुझे जल्दी से जल्दी घर लौटना होगा और इस भूत को देना होगा। अगर मेरे पिता को मेरे इस कांड के बारे में भनक लग गई ना, तो वो मेरी हालत खराब कर देंगे। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो क्या हम एक एक कॉफी पी सकते हैं? राज ने एक और मोहरा खेलते हुए कहा। नहीं राज, ये कॉफी अगली बार के लिए उधार रही। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। पंखुड़ी ने राज की सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा। ठीक है, फिर अभी के लिए अलविदा। तुम्हें यहाँ से एयरपोर्ट के लिए कोई टैक्सी मिल जाएगी। तुम्हें अकेले जाने में कोई दिक्कत हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं? राज ने एक बार फिर अपना दाव खेला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी यहाँ मैं आई तो अकेली ही थी। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे तुम मिल गए, वरना ना जाने मेरा क्या होता। अब बस एयरपोर्ट तक जाने की देर है। मेरी टिकट पहले से ही बुक हो चुकी है, तो कोई परेशानी की बात ही नहीं। पंखुड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ऐसा है तो फिर मिलते हैं, राज ने कहा और मुड़कर दूसरी तरफ चलने लगा। अच्छा राज सुनो, राज की मुड़ते ही पंखुड़ी ने कहा। हाँ बोलो ना। राज बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो तुरंत पीछे मुड़ा और बोला। अरे ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हारा पता बता दो। मुझे तुम्हें शल्य की दवाई के इंग्रेडिएंट्स भेजने हैं, पंखुड़ी ने बड़े आम ढंग से कहा। पंखुड़ी ने शुरुआत में ही राज से वादा किया था कि वो राज को दवाई बनाने में मदद करेगी, और पंखुड़ी कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरती थी। अच्छा ये बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम फिर कभी इस बारे में काम कर सकते हैं, राज ने भी निराश होकर कहा। उसे अब तक इतना तो मालूम हो ही गया था कि जैसे उसके गले में जो मोती था वो कोई आम चीज नहीं थी, ठीक वैसे ही शल्य की दवाई के इंग्रेडिएंट्स भी उसके बस की बात नहीं थे। राज तुम नहीं समझोगे, मैं कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ती। अगर तुम मुझे मना कर दोगे तो मेरे पास कोई और तरीका नहीं बचेगा। ऐसे में तो मुझे अपने किए वादे से ही मुकरना होगा। हमारे कबीले में वादे की कीमत सबसे बड़ी होती है। क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं अपने कबीले के रिवाज से पलट जाऊं? पंखुड़ी ने राज का हाथ पकड़कर कहा। अच्छा ऐसा है, फिर ठीक है। राज पंखुड़ी को मना नहीं कर पाया। जिस प्यार से पंखुड़ी ने राज का हाथ पकड़ा था, उसके बाद राज के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता था। राज ने अपने जेब से एक छोटी सी नोटबुक निकाली और उसमें अपना पता लिख दिया। कागज को फाड़कर उसने पंखुड़ी को दे दिया और आखिरी अलविदा कहने के लिए तैयार हो गया। पंखुड़ी ने राज के हाथ से कागज लिया और हाथ हिलाते हुए टैक्सी के लिए चली गई। राज ने इतनी मशक्कत के बाद एक गहरी सांस ली। चलो कम से कम ये जादुई खेल तो खत्म हुआ। मेरी तो आज जान ही निकल गई थी। अब शायद दोबारा पंखुड़ी से कभी मिलना नहीं हो पाए। राज ने चलते चलते मन ही मन सोचा और धीमे से बोला, अब वापस वही घिसी पिटी जिंदगी। स्कूल चले हम। कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों के लिए राज पंखुड़ी का एहसानमंद था, लेकिन उसे पता भी था कि ये जिंदगी ना तो उसके साथ हमेशा रह सकती थी और ना ही वो इस जिंदगी के साथ ज्यादा समय तक। खैर अभी भी राज के पास जादू से जुड़े रहने का मौका था। उसके पास अभी भी वो डिवाइस थी और अब पंखुड़ी का दिया हुआ मोती भी। साथ ही साथ पंखुड़ी कुछ दिनों में दवाई के इंग्रेडिएंट्स भी भेजने वाली थी। शायद राज के लिए इतना जादू ही काफी था, जिसकी मदद से वो अपनी आम जिंदगी में थोड़ा बहुत रोमांच ला सकता था, वरना उस जैसे आम इंसान के हक में सिर्फ पढ़ाई, नौकरी, शादी और बच्चे वाली घिसी पिटी जिंदगी ही आ सकती थी। वाकई पंखुड़ी ने मेरी जिंदगी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। स्कूल पहुंचते ही राज के मन में पहला ख्याल यही आया। दोपहर होते ही पहाड़ी महारथी ग्रुप में हलचल दोबारा शुरू हो गई। स्मृति भ्रामक, क्या तुम्हें भूतनाथ मंदिर मिल गया? लमकरण ने पूछा। हाँ वो मुझे मिल गया और मैंने मेरा काम भी पूरा कर लिया। अब मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। पहले तो मुझे भूतनाथ मंदिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हमारे एक साथी ने मेरी काफी मदद की, जिससे मैं आसानी से भूतनाथ मंदिर ढूंढ पाई। उसने अपना नाम राज बताया था और सीक्रेट नाम का इस्तेमाल करने से मना किया था। पंखुड़ी ने जवाब दिया। राज? नाम तो सुना सुना लग रहा है, लमकरण ने कहा और आगे बोला।
खैर कुछ भी हो स्मृति भ्रामक, तुम्हारी कामयाबी के लिए तुम्हें बहुत मुबारकबाद। लम्बकरण वादा करने के बावजूद भी स्मृति भ्रामक की मदद न कर पाने के कारण खुद को थोड़ा दोषी समझ रहा था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जितनी भी मदद की उसके लिए भी शुक्रिया। अब मैं प्लेन में बैठने वाली हूँ तो बाद में बात करती हूँ, पंखुड़ी ने कहा। प्लेन में बैठते ही पंखुड़ी के मन में कई ख्याल दौड़ने लगे। उसे पहाड़ी महारथी बहुत अच्छे लोग लगे थे, खास तौर पर उसे राज सबसे अच्छा लगा था। इतनी दूरियों के बाद भी राज ने जिस तरह पंखुड़ी की मदद की थी वो पंखुड़ी की नजर में राज की एक अच्छे इंसान की इज्जत बनाने के लिए काफी था। अगले दिन सुबह जब राज स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ तो बाहर चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई थी। भले ही राज की क्लास में कई पंखे चल रहे थे, लेकिन वो इस गर्मी के सामने हथियार डाल चुके थे। फिलहाल राज का क्लासरूम किसी भट्टी से कम नहीं था। यार इतनी भयानक गर्मी है, ऐसे में पढ़ाई कैसे होगी? राज को चारों तरफ से बस यही आवाजें सुनाई दे रही थी। राज के टीचर भी पढ़ाते पढ़ाते पसीने से तरबतर हो गए थे और उनकी सारी ऊर्जा निकल चुकी थी, जिस कारण उनकी आवाज एकदम धीमी हो गई थी। लेकिन इस गर्मी के बीच भी राज एकदम नॉर्मल था, उसे गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। आज जिंदगी में पहली बार वो इतना तरोताजा महसूस कर रहा था। आज तो पढ़ने में पहले से भी ज्यादा मजा आ रहा है। आज मैं बस लेक्चर सुनकर ही सब कुछ समझ पा रहा हूँ, मुझे जरा भी दिमाग खर्च नहीं करना पड़ रहा है। ये तो कमाल है, राज ने अपने मन में सोचा। राज पढ़ाई के साथ साथ बाकी बातों को सोचने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रहा था। पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में ढेर सारे ख्याल आ रहे थे, लेकिन इस सब से उसका पढ़ाई से जरा भी दिमाग नहीं उछट रहा था। जैसे ही क्लास खत्म हुई अचानक रिया राज के पास आई। हेलो राज, रिया ने कहा। रिया को देखकर राज बौखला गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रिया कभी उससे बात करने आएगी। हाय रिया, बोलो कुछ काम था क्या? राज ने जैसे तैसे खुद को काबू करके कहा। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? रिया ने बड़े प्यार से राज से पूछा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? राज ने हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से खिसक कर कहा। रिया आकर राज के बगल में बैठ गई। आखिर ये क्या हो रहा है? कहीं ये सब इस मोती के कारण तो नहीं? यार ये जादू कितनी कमाल चीज है। राज के मन में लड्डू फूटने लगे थे। ये राज तो वाकई कमाल का लड़का लगता है। इतनी गर्मी में भी इसका शरीर कितना ठंडा है, जैसे इसके अंदर एसी चल रहा हो। मैंने कभी इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? रैम्बो के साथ रहकर मुझे कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन अगर मैं राज की गर्लफ्रेंड बन गई तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे एक अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। रिया के मन में ढेर सारी बातें एक साथ आने लगी। अबे ओए राज के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई रिया के बगल में बैठने की? मैंने तुझे समझाया था ना कि तू रिया से दूर ही रहे तो बेहतर है। लगता है पिछली बार की मार तू भूल गया। अचानक से राज को एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। राज ने नजर उठाकर देखा तो रैम्बो गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। रिया के बगल में बैठने की खुशी के चलते राज रैम्बो के बारे में सोचना ही भूल गया था। रैम्बो बड़े ही गुस्से के साथ राज के पास आया और उसने एक जोरदार मुक्का राज की तरफ लहरा दिया, लेकिन राज को वो मुक्का ना पड़कर वापस रैम्बो को ही पड़ गया। रैम्बो थोड़ी देर तो बौखला गया, लेकिन उसने तुरंत एक और मुक्का राज की तरफ रसीद दिया, लेकिन इस बार भी बाजी उल्टी पड़ गई। रैम्बो अपने ही मुक्के का शिकार होकर गिर गया। सारी क्लास रैम्बो पर हंसने लगी। रिया भी उन लोगों में शामिल होकर रैम्बो पर हंसने लगी। तुझे तो मैं देख लूंगा। रैम्बो गुस्से में तमतमाता हुआ क्लास से बाहर चला गया। राज अपने गले में मोती की तरफ देखने लगा। पंखुड़ी के दिए इस मोती ने आज क्लास में उसकी इमेज दोबारा से अच्छी कर दी थी। इसकी ठंडक की वजह से ही सही, लेकिन रिया राज के बगल में बैठी थी। इसके अलावा राज का दिमाग भी एकदम शांत था और इस मोती ने अभी अभी राज की जान बचाने के साथ साथ रैम्बो को मजा भी चखाया था। राज ने अपने मोती को चूमा और उसे अपने कपड़ों के अंदर कर लिया। ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। ऐसे तो मैं पड़ाकों की इमेज के साथ भी कूल डूड बनकर रह सकता हूँ। राज ने खुश होकर मन ही मन सोचा। इसके बाद राज अपनी शर्ट के ऊपर से ही मोती को छूने लगा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें वाकई भूत कैद किया गया था? क्या जादू से इतना सब कुछ किया जा सकता है? क्या मैं भी इस तरह का जादू सीख सकता हूँ? क्या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बम्बे लेकिन सारी बातें सच है? राज के दिमाग में एक साथ कई सवाल दौड़ने लगे। तभी एक आदमी क्लास में आया। क्या राज सिंघानिया ऐसी क्लास में है? उसने कहा। हाँ, मेरा नाम राज सिंघानिया है। बताओ क्या हुआ? राज ने अपनी जगह से उठकर कहा। भाई कैसे कैसे लोगों के साथ रहने लगे हो तुम? तुम्हारे नाम से किसी ने कोई भारी सी चीज भेजी है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक आदमी को फोल्ड करके डिब्बे में बंद कर दिया हो। उस आदमी ने कहा। अच्छा ऐसी बात है, कहाँ है मेरा पार्सल? राज ने हैरान होकर पूछा। वो मैंने तुम्हारे कमरे तक पहुँचा दिया है, तुम बस साइन कर दो, उस आदमी ने कहा और राज के सामने एक कागज बढ़ा दिया। राज ने जल्दी से उस कागज पर साइन किया और अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे पर पहुंचकर जैसे ही राज ने उस पार्सल को हिलाने की कोशिश की तो उसकी हवा निकल गई।
क्या कैलेंडर ने राज की जान लेने के लिए किसी कातिल को डिब्बे में बांधकर भेजा था? राज पार्सल को देखकर क्या रिएक्ट करेगा? राज के सामने एक पार्सल रखा हुआ था। ये वही पार्सल था जो पंखुड़ी भेजने की बात कर रही थी। पार्सल को देखकर राज को पंखुड़ी की याद आई। आमतौर पर जो भी पंखुड़ी को पहली बार देखता था वो उसके चेहरे को कभी भूल नहीं सकता था, लेकिन राज को पंखुड़ी की मुस्कान याद आ रही थी। पंखुड़ी को मुस्कुराता देखकर कोई भी अपने गम भुला सकता था। राज को भरोसा नहीं था कि पंखुड़ी इतनी जल्दी अपना वादा पूरा करेगी। उसने सोचा था कि अपनी आम जिंदगी के चलते पंखुड़ी सब भूल जाएगी, लेकिन उसे राज और उससे किया वादा याद था। इतने में ही राज का रूममेट कमरे में आया। क्या बात है राज, ऐसा क्या है पार्सल में? रोहन ने हैरान होकर पूछा। रोहन के अलावा किसी को भी राज की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन रोहन एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा राज की खबर लेता रहता था। जैसे ही रोहन को राज के पार्सल के बारे में पता चला था, वो तुरंत दौड़ता हुआ राज के पीछे पीछे आ गया था। कुछ नहीं, एक नॉर्मल पार्सल आया है, अब इसमें आखिर है क्या वही देखने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में हमारी क्लास है, इसीलिए तुम क्लास में मेरा इंतजार करो, मैं ये पार्सल का काम निपटा कर आता हूँ। राज ने स्माइल करते हुए कहा और पार्सल की तरफ देखने लगा। राज की अगली क्लास में अभी कुछ समय बाकी था, इसीलिए उसने पार्सल देखने में जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत दौड़कर अपने कमरे में आ गया था। पार्सल का आकार इतना बड़ा था कि इसको उठाने में कुरियर वाले को 3 लोगों की मदद लेनी पड़ी थी। इन लोगों की सर्विस तो बड़ी कमाल की है। राज ने पार्सल को देखते हुए कहा, हाँ इनकी सर्विस तो अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों ने तुम्हारे पार्सल को काफी इम्पोर्टेंस दी है। रोहन ने भी पार्सल की तरफ देखकर कहा और आगे बोला, अच्छा मैं चलता हूँ, तू अपना पार्सल खोलकर देख ले, कुछ जरूरत हो तो इसे ऐसे ही छोड़ देना, क्लास के बाद हम दोनों मिलकर इस पर काम कर लेंगे। राज ने जैसे ही पार्सल खोला, उसके अंदर पंखुड़ी का एक लेटर रखा था। अपने वादे को निभाते हुए मैं तुम्हें इंग्रेडिएंट्स भेज रही हूँ, अपना ख्याल रखना, तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी। तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी पढ़कर राज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे पंखुड़ी के साथ बिताए हुए पल दोबारा याद आने लगे। राज कभी सपने में भी नहीं सोचता था कि कोई लड़की एक मुलाकात में ही उसे अपना दोस्त समझ लेगी, लेकिन पंखुड़ी आम लड़कियों से अलग थी। इसके बाद राज ने अपने कमरे का दरवाजा लगा दिया, क्योंकि अब उससे पार्सल देखने का जरा भी इंतजार नहीं हो रहा था। पार्सल के अंदर कई सारे लकड़ी के डब्बे थे। राज ने उनको गिना तो वो कुल मिलाकर 32 थे। इतने सारे डिब्बे! पंखुड़ी ने तो डिब्बों की पूरी बारात लगा दी। और ये डिब्बे कितने सुंदर हैं। राज ने डिब्बों को देखकर सोचा। राज ने जब सबसे छोटा डिब्बा खोला तो उसमें 40 तरह की जड़ी बूटियां मौजूद थी। इनमें से कुछ जड़ी बूटियों को तो राज पहचानता था, लेकिन कुछ उसने पहली बार देखी थी, लेकिन उनकी खुशबू कमाल की थी। राज फिलहाल अलग अलग तरह की खुशबुओं से सरोबार हो रहा था। इसके बाद राज ने सभी डिब्बों को खोलकर देखा। ये सब देखकर राज हैरान रह गया। ये सभी चीजें तो बहुत ज्यादा कीमती लगती है। आखिर पंखुड़ी ने इन सब पर कितने पैसे बर्बाद किए होंगे। मुझे तो नहीं लगता कि पंखुड़ी को मेरे कारण इतना परेशान होना चाहिए था। हैरानी की बात तो ये है कि क्या सचमुच शल्य की दवाई बनाने में इतनी सारी चीजें इस्तेमाल होगी। राज पंखुड़ी और इंग्रेडिएंट्स के बारे में सोचने लगा था। उसने अपनी डिवाइस खोली और शल्य की दवाई बनाने के तरीके को देखने लगा। इसमें जो दवाई बनाने का नुस्खा है उसके हिसाब से शायद इन सब का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन क्या इससे वाकई थकान मिटाई जा सकती है? क्या इसका असर ठीक वैसा ही होगा जैसा किताब में लिखा था? खैर ये तो दवाई बनाने के बाद ही समझ आएगा। पहाड़ी मारेतों के हिसाब से तो ये दवाई काम करती है, लेकिन मुझे यूं ही उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या उनकी बातें वाकई सच है? राज के दिमाग में एक साथ कई सारे सवाल घूमने लगे थे। राज के अंदर एक नई आग जल चुकी थी। अब वो दवाई बनाने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। जब से उसने पंखुड़ी को जादू करते देखा था, तभी से उसके अंदर भी जादू को आजमाने की आग भड़की हुई थी। राज पंखुड़ी के जैसा कुछ भी करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन फिर भी कम से कम दवाई बनाकर भी एक जादूगर की तरह खुद को महसूस कर सकता था। राज को अभी तक जादू पर इतना यकीन नहीं हुआ था, लेकिन शायद इस दवाई को बनाने के बाद वो जादू पर भरोसा करने के लिए तैयार हो सकता था। लेकिन राज के भरोसे से आखिर क्या बदलने वाला था? शायद कुछ भी नहीं। आज दोपहर में मेरी कोई क्लास नहीं है। अगर सभी जड़ी बूटियों पर काम किया तो शायद 3-4 घंटे में मेरा काम बन जाएगा। शायद मुझे आज इस पर काम कर लेना चाहिए। राज ने मन ही मन सोचा। 15 मिनट बाद होने वाली क्लास के बाद उसकी कोई क्लास नहीं थी, इसीलिए वो पूरी तरह से फ्री था। शायद राज को इससे अच्छा कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, इसीलिए उसने इस समय का सदुपयोग करने के बारे में सोचा। राज को कभी भी प्लान बनाने में कोई झिझक महसूस नहीं होती थी। अगर वो ठान लेता था तो बड़ी आसानी से किसी भी काम को अंजाम दे देता था। राज अपने मन का मालिक था। उसे सिर्फ अपनी मन की चीजें करने में ही अच्छा लगता था।
और फिलहाल उसके मन में सिर्फ और सिर्फ दवाई बनाने की बात चल रही थी। लेकिन इन जड़ी बूटियों को पीसने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो शायद मार्केट में भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो बच्चों के खिलौने जैसा कुछ छोटा मोटा ही मिलेगा। इस मामले में तो कुछ करना होगा। राज ने जड़ी बूटियों को देखकर सोचा। फिलहाल राज के पास जड़ी बूटियां पीसने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए उसे सबसे पहले पीसने के लिए कुछ जुगाड़ ढूंढने की जरूरत थी, वरना कैसे भी करके आज दोपहर को वो अपने प्लान को अंजाम नहीं दे सकता था। शायद मुझे एक बार किचन में जाकर देखना चाहिए, शायद वहाँ कुछ ढंग का मिल जाए। हालांकि इस स्कूल और यहाँ के किचन से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इसके अलावा अभी मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। फिर तो ये मेरी स्कूल है। राज अपने फ्लोर की छोटी सी किचन में गया और वहाँ उसने कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में उसे एक बर्तन मिला जिससे उसका काम बन सकता था। यार, लेकिन इसमें दवाई पीसने पर सब बर्बाद ना हो जाए। ऐसी चीजों से सिर तो फोड़ा जा सकता है, लेकिन जड़ी बूटियां फोड़ने में शायद ये काम ना आ पाए। अभी के लिए इसे एक तरफ रखता हूँ और कुछ और देखता हूँ। राज ने अपने ही आइडिया को नकारते हुए सोचा। आखिरकार राज को दवाई पीसने के लिए कुछ नहीं मिला। उसने अभी तक मूवी में जितना देखा था उसे दवाई पीसने वाली चीज का आकार बस उतना ही मालूम था। इस हिसाब से किचन के बर्तन उसे इतने काम के नहीं लगे। बर्तनों के नाम पर कुछ छोटी मोटी चीजें ही थी, क्योंकि आमतौर पर सब कुछ मैस में ही मिल जाता था। ये किचन तो बस रात में इमरजेंसी के हिसाब से बनाई गई थी और उसमें बस काफी जरूरत का सामान ही रखा हुआ था। राज ने एक बार फिर अपनी खोज शुरू कर दी। उसे कैसे भी करके दवाई पीसने के लिए कुछ ढूंढना जरूरी था। थोड़ी देर बाद राज ने हार मान ली। आज उसे उसकी मेहनत के बदले कुछ भी नहीं मिला था। किचन में रखी एक भी चीज उसके किसी काम की नहीं थी। हालांकि उसे शुरू से ही उम्मीद थी, वो तो बस एक बार अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। लेकिन किस्मत के तारे तो उसके पिछले कई दिनों से झिलमिला रहे थे। यार, मुझे इसका कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। एक दो चीज ऐसी है जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके देखा जा सकता है। वैसे भी मेरे पास काफी जड़ी बूटियां हैं। अगर एक दो बार फेल भी हो गया तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो शायद मुझे कुछ हासिल भी नहीं होगा। मुझे खुद पर थोड़ा भरोसा रखना ही होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राज ने एक बर्तन की तरफ देखकर सोचा। लेकिन राज के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि दवाई पीसने के काम को वो अपने कमरे पर करे या फिर किसी अकेली जगह पर जाकर, क्योंकि शायद जड़ी बूटियों को पीसता देखकर कोई भी उसका मजाक बना सकता था। मजाक से भी खतरनाक बात तो ये थी कि राज ने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था और जादू की इस दुनिया से भी वो इतना वाकिफ नहीं था। इसीलिए राज नहीं चाहता था कि उसके एक्सपेरिमेंट के कारण किसी और का कोई नुकसान हो। ऐसे में किसी सुरक्षित जगह को ढूंढना भी जरूरी था। हालांकि अभी इसके बारे में सोचने के लिए राज के पास वक्त नहीं था, क्योंकि उसकी क्लास थोड़ी देर में शुरू होने वाली थी। अगर वो क्लास में समय से नहीं पहुंचा तो उसे क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ सकता था। अभी के लिए इन सब चीजों को अलमारी में रख देना ही बेहतर होगा। क्लास के बाद इनके बारे में कुछ और सोचूंगा। राज ने अपनी अलमारी खोलकर सारी जड़ी बूटियों के डिब्बों को उसमें रख दिया। अलमारी से थोड़ा सामान बाहर निकालने के बाद राज की सारी जड़ी बूटियां अलमारी में आसानी से बन गई। ये बढ़िया रहा, वरना इन जड़ी बूटियों को मैं कहाँ रखता। आजकल चीजों को छुपाना कितना बड़ा सरदर्द बन गया है। हालांकि मेरा रूममेट अगर मेरे सामान को ऐसे बिखरा हुआ देखेगा तो थोड़ी खरी खोटी तो सुनाएगा, लेकिन जड़ी बूटियों को सुरक्षित रखना उसकी बातें सुनने से ज्यादा जरूरी है। राज ने अलमारी बंद करते हुए सोचा और क्लास की तरफ चला गया। अगर राज की जड़ी बूटियां उसके रूममेट या किसी अनजान आदमी के हाथ लग गई तो राज इसका क्या जवाब देगा? क्या जड़ी बूटियों के पीसने से होने वाले रिएक्शन को राज बाकी